हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द विजेता सीरीज। और आज हम जो चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज योर लास्ट चैप्टर फॉर द रिवीजन फॉर द टर्म 2 दैट इज बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। और बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे बच्चों आज हम टॉपिक क्या कवर करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन की, बायोडाइवर्सिटी कैसे चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आखिर इंपॉर्टेंस क्या है बायोडाइवर्सिटी की, लॉस कैसे हो रही है, कॉजेस क्या है बायोडाइवर्सिटी लॉस के, एंड अगर लॉस हो रहा है तो बचाएं इसको कैसे, है ना। ये सारे टॉपिक्स हैं, कंटेंट है हमारी एनसीईआरटी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले तो यार एनसीईआरटी ने बच्चों आपसे पूछा हुआ है, अगर आप इंट्रोडक्टरी सेक्शन पढ़ोगे एनसीईआरटी का तो दे हैव आस्क्ड यू कि इमेजिन करो या बताओ अगर कोई एलियन हमारे प्लैनेट को विजिट करता है तो उसको कैसा फील होगा। एलियन समझ रहे हो ना, जो हमारे इंडिया का नहीं है, मतलब हमारे अर्थ का नहीं है, प्लैनेट अर्थ का नहीं है। जैसे याद करो कोई मिल गया जादू, है ना, और पीके में आमिर खान को इमेजिन करो तो दे आर एलियन फॉर अस, है ना, दे आर नॉट लाइक अस। तो अगर एलियन हमारे प्लैनेट अर्थ पर आता है तो वो कैसा फील करेगा। तो एनसीईआरटी ने बहुत बेहतरीन तरीके से उसका आंसर किया है। उसको अजीब लगेगा, है ना, वो थोड़ा सरप्राइज्ड होगा। क्यों सरप्राइज्ड होगा? क्योंकि प्लैनेट अर्थ इज रिच इन बायोडाइवर्सिटी। भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज है। वी आर नॉट दी ओनली स्पीशीज जो यहाँ इस प्लैनेट अर्थ पे मतलब रह रहे हैं, है ना। आपको रेप्टाइल्स भी दिख रहे हैं, आपको अलग तरीके के मैमल्स भी दिख रहे हैं, आपको कीड़े मकोड़े भी दिख रहे हैं ना। तो वो बहुत अमेज हो जाएगा। हम हो जाते हैं यार, हम इंसान होकर के अमेज हो जाते हैं कि यार आप कोई नेशनल पार्क विजिट करो, आप कोई म्यूजियम जा रहे हो जहां पर आप फॉसिल रिकॉर्ड्स देख रहे हो, तो अच्छा ऐसा भी था, आप खुद सोचते हो, है ना। सो वो भी क्या हो जाएगा, अमेज्ड हो जाएगा, इजंट इट। क्यों? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट वैरायटीज हैं स्पीशीज के हमारे प्लैनेट अर्थ पे। तो उसी वैरायटी और वेरिएबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। वो कहते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म, भिन्न भिन्न प्रकार के लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं हमारे प्लैनेट अर्थ पे, है ना। तो आओ स्टार्ट करेंगे बच्चों। बायोडाइवर्सिटी क्या पढ़ा हमने? बायोडाइवर्सिटी है वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन प्लैनेट अर्थ। और ये टर्म हमारी एनसीईआरटी बताती है। ये टर्म किसने दिया था बच्चों? द टर्म वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन। द टर्म वाज गिवन बाय एडवर्ड विल्सन, ठीक है। सो वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, ठीक है। प्रेजेंट का मतलब मैं हमेशा लेक्चर शुरू करती हूँ तो बता देती हूँ, कोई नए बच्चे जुड़े होंगे तो उनके लिए, उनको नहीं पता होगा, प्लस एनटी लिखा हो तो प्रेजेंट, माइनस एनटी लिखा हो तो एब्सेंट। फिर हमारी एनसीईआरटी कहती है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और वो बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है 3 लेवल्स पर, एक जीन के लेवल पर, एक स्पीशीज के लेवल पर और एक कम्युनिटी या इकोसिस्टम के लेवल पर, इजंट इट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो 3 लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में। सबसे पहले हम बात करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी की। किसकी बात करेंगे बच्चों? जेनेटिक डाइवर्सिटी। अच्छा, व्हाट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी? वो डाइवर्सिटी, वो वेरिएशन जो जीन के लेवल पर एग्जिस्ट करता हो। किसके लेवल पर? जीन के लेवल पर, जेनेटिक के लेवल पर। जैसे हम सब एक इंसान हैं, ठीक है। इंसान मतलब वी आर ह्यूमंस, दैट मींस वी आर सेम स्पीशीज, वी आर होमो सेपियंस। बट आर वी सेम? क्या मेरा और आपका जेनेटिक कॉम्पोजिशन सेम होगा? नहीं है। आपके और आपके भाई का भी अलग हो सकता है ना। आपके और आपके पड़ोसी का भी अलग होगा, आपके क्लासमेट का अलग होगा। व्हाई? क्योंकि अलील्स में वेरिएशंस होते हैं। कैसे वेरिएशंस होते हैं? अलील्स में वेरिएशन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल ए है, एक इंडिविजुअल बी है ना, उसके पास एक्स, स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई, स्मॉल जेड। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल के पास ये एलील है, दूसरे इंडिविजुअल के पास मान लो एक्स, वाई तो है, बट इसके पास कैपिटल ए वाला एलील है। तो आप देखो एलील्स में डिफरेंस नजर आ रहे हैं ना, जीन के लेवल पर नजर आ रहे हैं, सेम स्पीशीज के बीच में रह करके। उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी को समझाने के लिए एनसीईआरटी लेती है 3 एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल यार, अब आम का सीजन आ गया है। आम तो एक ही स्पीशीज है ना, बट मार्केट में आपको बड़े वैरायटीज नजर आते हैं। आप दशहरी का नाम सुना होगा, आपने मालदा का नाम सुना होगा, अल्फांसो द वेरी टेस्टी मैंगो। तो दे आर सेम स्पीशीज बट स्टिल
इतने वैरायटीज क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज डिफरेंट एट द लेवल ऑफ जीन्स। सेम गोज विथ राइस। राइस के भी आपने कितने सारे वैरायटीज मार्केट में सुने हुए हैं, है ना? क्यों? राइस तो एक ही स्पीशीज है, तो इतने वैरायटीज क्यों? क्योंकि जीन के लेवल पर डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिया हुआ है बच्चों कि 50,000 वैरायटीज ऑफ फ्राइड एंड 1000 वैरायटी ऑफ मैंगो जो मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसके साथ एनसीईआरटी ने एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताया है कि कुछ केमिकल, मतलब एक प्लांट का एग्जाम्पल लिया, रॉ वॉल्फिया वोमिटेरिया। ये कहां पर मिलता है? हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज बच्चों जब आप बनाते होगे, जैसे हमारे इंडिया का ही मैप बना लेती हूँ फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा नहीं बना है बट चल जाएगा। तो आप ज्योग्राफी पढ़ते हो यार, तो आपको पता है ये पूरा का पूरा कौन सा जोन आता है तुम्हारा? हिमालयन रेंज आता है ना? तो ये जो प्लांट है ये हिमालयंस में मिलता है। तो मान लो यहाँ पर X वैरायटी ऑफ रॉ वॉल्फिया वोमिटेरिया है, यहाँ पर Y वैरायटी है, यहाँ पर Z वैरायटी है ना? तो इन्होंने कहा एनसीईआरटी में कि ये जहां पर मिलेगा इससे केमिकल निकलता है जिसका नाम है रेस्पायरिन। तो रेस्पायरिन का अमाउंट विल वेरी कि वो प्लांट, मतलब वो केमिकल किस प्लांट से मतलब किस जगह से निकाला, यहां से वाले प्लांट से निकाला है, यहां वाले प्लांट से निकाला है, या यहां वाले प्लांट से निकाला है। और इसकी जो एबिलिटी है, जैसे ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो इसकी जो पोटेंशियल है वो भी किस पे डिपेंड करती है कि वो मिलता कहां पर है। इसीलिए एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ये किस पे डिपेंडेंट है, कौन इसको इफेक्ट करता है? दिस गेट्स अफेक्टेड बाय इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज, जिसका बेस्ट नोन एग्जांपल है केमिकल रेस्पायरिन, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, जिस प्लांट से निकाला जाता है रॉ वॉल्फिया वोमिटोरिया, वो डिफरेंट रेंज ऑफ हिमालयन से मिलता है। तो इसकी पोटेंशियल, ये एक सेकेंड, ये किस रिस्पेक्ट में जेनेटिकली अलग है? इसमें हम क्या बात करते हैं? अमाउंट वेरी करेगा डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज के अकॉर्डिंग। दूसरा, इसका जो केमिकल पोटेंसी है, पोटेंसी का मतलब होता है पोटेंशियल। ठीक है, तो हमने एनसीईआरटी की बातें कवर कर ली बच्चों, आप देख सकते हो। दिस इज द वेरी फर्स्ट लेवल ऑफ डाइवर्सिटी, दैट इज जेनेटिक, जो एग्जिस्ट करती है जीन्स एलील्स के लेवल पर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों स्पीशीज की डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पीशीज डाइवर्सिटी, ये नाम से पता चल रहा है वो डाइवर्सिटी जो एग्जिस्ट करती है एट द लेवल ऑफ स्पीशीज, एट द लेवल ऑफ स्पीशीज। ठीक है, डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल। जैसे यार काऊ है, ठीक है, डॉग है, दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज, तो ऑब्वियसली उनमें डाइवर्सिटी है। हम है, बिल्ली है, वी आर नॉट सेम, वी आर टू डिफरेंट स्पीशीज। तो दैट मीन्स जो वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं एट द लेवल ऑफ स्पीशीज, दैट इज सेड टू बी अ स्पीशीज डाइवर्सिटी। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है बच्चों, आपको पता है ईस्टर्न घाट्स होते हैं, वेस्टर्न घाट्स होते हैं। ये कौन सा घाट होता है? ईस्टर्न घाट। इंडिया के मैप में देखोगे, और ये जो पूरा रेंज है, ये जो पूरा रेंज है, दिस इज वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट में फ्रेश वाटर बॉडीज ज्यादा है। ठीक है, रिवर्स वगैरह, अपना इन्वायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों देखा जाता है। इतना आपने पढ़ा भी होगा छोटे क्लासेस में ज्योग्राफी में कि यहाँ पर दे आर फ्रेश बॉडी रिच घाट्स, जो वेस्टर्न घाट्स होते हैं। तो ऑब्वियसली एम्फीबियंस कहाँ पर मिलते हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज में जनरली, है ना? तो अगर यहाँ पर ये फ्रेश वाटर बॉडीज ज्यादा हैं, तो जाहिर सी बात है कि वेस्टर्न घाट में एम्फीबियन की स्पीशीज क्या मिलेगी? एम्फीबियन की स्पीशीज ज्यादा मिलेगी। ठीक है, दे आर रिच इन द स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस। इसीलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि जो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है विद रिस्पेक्ट टू एम्फीबियंस, वो वेस्टर्न घाट में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट। तो जब स्पीशीज के लेवल पर डाइवर्सिटी बताते हैं, किस एरिया में किस स्पीशीज की मात्रा ज्यादा है, दैट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी इज सेड टू बी अ स्पीशीज डाइवर्सिटी। ठीक है, ओके, तो हमने जेनेटिक डाइवर्सिटी पढ़ा जो जीन के लेवल पर होती है। ठीक है, जब हम वैरायटीज की बात करते हैं तो उसमें हम किसकी बात कर रहे हैं? जीन के लेवल पे। चाहे मैंगो की वैरायटी ले लो, चाहे राइस की वैरायटी ले लो। उसके बाद हमने स्पीशीज के लेवल पे देखी, दो डिफरेंट स्पीशीज हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी आर डिफरेंट, वी डिफर विद रिस्पेक्ट टू द लेवल ऑफ स्पीशीज। उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों किसकी?
इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है, इकोलॉजिकल इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, या इसको बच्चों हम कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी बोलते हैं। इकोसिस्टम इज अ वेरी लार्ज एरिया, है ना, वेरी लार्ज एरिया, ठीक है। तो जहां पर इकोसिस्टम, जैसे ओशन इज अ इकोसिस्टम, उसके अंदर बहुत सारे इंडिपेंडेंट हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना। तुम्हारा लेक, दैट इज अ फोटोसिस्टम, फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज इकोसिस्टम है ना। तो इकोसिस्टम वेरी लार्ज एरिया, इंडिपेंडेंट सेल बॉडी होता है जहां पर ऑर्गेनिजम्स अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं। उस लेवल पर जब हम डाइवर्सिटी चेक करते हैं, दैट इज सेड टू बी द इकोलॉजिकल, द इकोसिस्टम और द कम्युनिटी डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि इंडिया की जो इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में आपको कोरल रीफ्स भी देखने को मिलते हैं। बच्चों, जो लोग ने स्कूबा डाइविंग की होगी, अगर नहीं भी की है, जिससे बहुत लोग को वाटरफोबिया, जैसे तुम्हारी मैम को, वो तो पानी में कदम भी ना रखे, है ना। लेकिन आपने देखा होगा जब आप नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखते हो या आप ट्रैवल ब्लॉगर्स देखते होगे, तो दे डू स्कूबा डाइविंग, है ना। और अंडर वाटर जब स्विम करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स आपको दिखाते हैं ना। आपको सी एनिमोन्स दिखते हैं, उसके अराउंड क्लाउन फिश दिखाई देता है, और नीचे आपको कोरल रीफ्स दिखाई देती होंगी, है ना। कोरल रीफ्स बहुत सुंदर होता है उनका सी बेड्स, है ना। तो उसको जो सुंदर सा आपको नीचे दिखाई देता है, आपने टीवी वगैरह में, मूवीज वगैरह में देखा होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का जो रिच होता है, दैट इज कोरल रिफ्स, ठीक है। इंडिया में आपको वो भी दिखाई देती है। मैंग्रोव्स, ठीक है, थोड़ा सा दलदली सा हेलोफाइट जहां पर मिलते हैं, ठीक है, दैट इज मैंग्रोव्स। डेजर्ट, आपको पता ही है, राजस्थान के बारे में बात की थी, डेजर्ट इज इटसेल्फ अ बायोम, ठीक है। तो दैट इज अ वेरी लार्ज एरिया, ठीक है। रेन फॉरेस्ट, जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, जैसे मेघालय के फॉरेस्ट में, ठीक है। हिमालयन रेंज है हमारे पास, अभी मैंने आपको दिखाया इंडिया की जो हिमालयन रेंज होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये सारा कुछ है ना। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, है ना। और एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, ठीक है, आप देखोगे एल्पाइन मेडोज, ठीक है। एल्पाइन मेडोज मतलब वो कॉनिफरस, ठीक है, क्रिसमस टाइप के जो ट्रीज होते हैं ना, ऐसे कॉनिफरस उसको बोलते हैं। उसके बाद वेटलैंड्स, जहां पर हमेशा मॉइस्ट कंडीशन बनी रहती है, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास हर तरीके का इकोसिस्टम एग्जिस्ट करता है। वी आर रिच इन द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। बट अगर कनाडा और जर्मनी की बात करें बच्चों, तो वहां पर नहीं दिखाई देता। क्यों यार? खुद सोचो, इंडिया का ना जो हिस्सा है, अगर मैं अर्थ की बात करूं बच्चों, तो अर्थ ये इक्वेटर हो गया, और इक्वेटर के पास वाले हिस्से को क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रॉपिकल जोन या ट्रॉपिक्स कह सकते हो। तो इंडिया का ज्यादातर हिस्सा किस जोन में लाई करता है? ट्रॉपिक्स में लाई करता है, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई यहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा मिलती है। कनाडा और जर्मनी तुम्हें ऊपर की तरफ दिखाई देते हैं, यहां पर टेम्परेट बेस्ड जगह पर है, इसीलिए यहां पर इतनी डाइवर्सिटी नहीं। तो आप सोच रहे हो कि मैम ट्रॉपिक और टेम्परेट से क्या लेना देना है डाइवर्सिटी का? उसका भी लेना देना है, एनसीईआरटी ने जिक्र किया है, आगे हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हमने देख लिया बच्चों, ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया की हम इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी रिच क्यों बोलते हैं? इस बेसिस पर बोलते हैं क्योंकि इनके पास ये सारा चीजें हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों कि हमारे पास इस प्लैनेट अर्थ पर, ठीक है, कितने स्पीशीज हैं। फिर हम बात करेंगे कितने इंडिया में हैं, है ना। तो और कुछ डेटा है, उसके बाद हम एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स भी आपको दिखाएंगे, बिकॉज डेटा बेस्ड चैप्टर है, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो एनसीईआरटी की रीडिंग लगा लेंगे तो साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ मेनी स्पीशीज आर देयर ऑन द अर्थ। सबसे पहले अर्थ की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यार, स्पीशीज को काउंट करना इतना ईजी नहीं है, हलवा थोड़ी है ना, कि बस चम्मच उठाया और खा लिया, है ना, निकले। अच्छा, हमारे घर में कितने कीड़े मिल रहे हैं, पड़ोसी के घर में कितने कीड़े मिल रहे हैं, इतने कीड़े काउंट करो, इतने बंदर काउंट कर लो, और वो तुम्हारा बता देगा कितनी बायोडाइवर्सिटी। नो, इट्स नॉट ईजी, ठीक है, इट्स अ वेरी बिग टास्क, ठीक है। बट कुछ हैं बायोलॉजिस्ट, कुछ हैं सोशियोलॉजिस्ट जो इसी पे काम करते हैं, तो समहाउ वी गॉट टू नो सम फिगर्स, कुछ फिगर्स के बारे में हमें पता चला, ठीक है। जैसे IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल सोर्सेज। ये एक बॉडी है जो बायोडाइवर्सिटी पर स्टडी वगैरह करती है ना।
तो इन्होंने 2004 में एक फिगर दिया, दैट फिगर वाज कि हमारे प्लैनेट अर्थ पर जो नोन ऑन डिस्क्राइब स्पीशीज हैं वो 1 बिलियन से ज्यादा हैं। अगर क्लास 11th के लिविंग वर्ल्ड चैप्टर की बात करोगे तो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में 1.7 टू 1.8 मिलियन दिया हुआ है कि जो नोन मतलब जिनके बारे में पता चल चुका है, जिनको डिस्क्राइब किया जा चुका है, वो 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज है। इस चैप्टर में मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज लिखा हुआ है। ठीक है, इतना परेशान मत होना, आप 12th में जब बोर्ड का पेपर लिखोगे, क्योंकि एनसीईआरटी के मोर देन 1.5 है, तो यही वाली स्टेटमेंट लिख सकते हो, कोई आपका नंबर नहीं काटेगा, है ना। इतने स्पीशीज को नोन एंड डिस्क्राइब किया जा चुका है। बट बहुत सारे ऐसे स्पीशीज मतलब ऐसे साइंटिस्ट थे जो कह रहे थे कि यार हमने तो अभी सिर्फ नोन एंड डिस्क्राइब स्पीशीज के बारे में लिखा है, मतलब ऐसे अभी बहुत सारे स्पीशीज जिनके बारे में हम जानते नहीं है, जिनके बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है, उनका क्या करें। अब तरह तरीके के लोग क्या करने लगते हैं, तुक्का मारने लगते हैं, गैस मारने लगते हैं, बिकॉज गेसिंग इज वेरी इजी, है ना। बट वो हमारी तरह गैस नहीं मारते होंगे। यहाँ कुछ लोग होते हैं ना, पढ़ते हैं नहीं बट गैस करते हैं, यार मेरे 100 आउट ऑफ 100 आ जाएंगे, है ना। सो दैट इज नॉट समथिंग लॉजिकली पॉसिबल, है ना। तो जब ये तो साइंटिस्ट हैं तो ये तुक्का भी लॉजिकली मारते थे, है ना। तो कुछ कहते थे 20 मिलियन है, ठीक है, बट सबसे ज्यादा एक्यूरेट तुक्का किसका माना गया, सबसे ज्यादा एक्यूरेट तुक्का माना गया था रॉबर्ट मे का। सारे साइंटिस्ट को रॉबर्ट मे की जो फिगर दी थी इन्होंने, हाइपोथेटिकली नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, तो इन्होंने जो गेस किया था कि कितने स्पीशीज हैं बच्चों, 7 मिलियन स्पीशीज हैं। कितने स्पीशीज हैं, 7 मिलियन स्पीशीज हैं। और इसमें इन्होंने बोला, इसमें नोन और डिस्कवर्ड टोटल इन्होंने बता दी, इसमें अनडिस्कवर्ड वालों को भी ले लिया, ठीक है। तो बायोलॉजिस्ट को इनका गेसिंग सबसे अच्छा लगा, इसीलिए एनसीईआरटी में दोनों बातें की गई है। IUCN के अकॉर्डिंग मोर देन 1.5 मिलियन है और रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन है। मोर देन 1.5 में सिर्फ नोन एंड डिस्क्राइब स्पीशीज है, इसमें अनडिस्क्राइब स्पीशीज के बारे में भी इन्होंने बताया हुआ है। फिर आप सोच रहे हैं इनके ही गेसिंग को क्यों सही माना गया, क्योंकि इनकी कुछ एजम्पशंस थी। एजम्पशंस ये थी, इन्होंने बोला कि ट्रॉपिक में ज्यादा स्पीशीज है, फिर इन्होंने बोला कि इंसेक्ट का नंबर ज्यादा है, फिर इन्होंने ये बोला कि ट्रॉपिक्स में भी बहुत सारे स्पीशीज है जिनको डिस्कवर करना बचा है। तो इसका एक जो है अंदाजा ये बता रहे थे, ये कह रहे थे कि जैसे हम एरिया बढ़ा रहे हैं, तो अगर हम एरिया को और एक्सप्लोर करने लगे तो लगभग स्टैटिस्टिकल एक वैल्यू दी इन्होंने अपना जस्टिफाई करने के लिए कि जैसे से एरिया बढ़ाओगे तो लगभग आपको जो प्लैनेट अर्थ की डाइवर्सिटी दिखेगी वो इतनी आएगी, ठीक है, 7 मिलियन। तो बस आपको इतना समझना है कि इनकी गैसिंग को सबसे सही माना गया था। इसके अलावा एनसीईआरटी में अब 7 मिलियन स्पीशीज कह लो या मोर देन 1.5 मिलियन की बात करो तो एक स्पीशीज तो होंगी नहीं इसमें, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइवर्सिटी, है ना। तो एनसीईआरटी ने इस डाइवर्सिटी को क्या किया है, दूसरों के साथ कंपेयर किया है, किसकी ज्यादा है। तो इन्होंने सबसे पहले इनवर्टिब्रेट्स का कंपैरिजन किया, फिर वर्टिब्रेट्स का कंपैरिजन किया है और प्लांट्स का कंपेयर किया है। किसका कंपेयर किया है बच्चों, प्लांट्स का कंपेयर किया है, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, यस, ठीक है। तो ये पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट में आप देख सकते हो द 3 पाई चार्ट। एक पाई चार्ट सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स का है, एक सिर्फ वर्टिब्रेट्स का है और एक सिर्फ प्लांट्स का है, ठीक है। तो इस पाई चार्ट को पढ़ने से पहले एक यहां पर एक समरी लिखते हैं बच्चों कि जो बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की, अभी तो हमने ये तो देख लिया कि रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग कितनी बायोडाइवर्सिटी है और IUCN के अकॉर्डिंग कितनी डाइवर्सिटी है, इजंट इट। तो अगर टोटल स्पीशीज की बात करें, ठीक है, टोटल स्पीशीज, इफ आई टॉक अबाउट टोटल स्पीशीज, तो इस टोटल स्पीशीज में क्या कहा गया, ये कहा गया कि हम क्या क्या कैटेगरी लेंगे, हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, एंड देयर आर सर्टेन अदर स्पीशीज। तो पूरे पैटर्न को देखते हुए ये कहा गया कि सबसे ज्यादा एनिमल्स
70% डाइवर्स। ठीक है, प्लांट्स का लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 22%, और इस प्लांट पे बच्चों सब कुछ आ गया। फंजाई को भी इन्होंने रख दिया है, एल्गी को भी रखा है, ठीक है, आप देख सकते हो फर्न्स को भी रखा है, मॉसेस को भी रखा गया है, एनजीओ को रखा गया है, ब्रायो को नहीं रखा गया क्योंकि बच्चों ब्रायो बहुत कम है। ठीक है, आप देख सकते हो ब्रायो का इसमें नहीं है इतना जिक्र, क्योंकि ब्रायो कह रही हूँ, सॉरी, जिम्नो, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ प्लांट्स। ठीक है, और फंजाई को इसलिए रखा गया, कंफ्यूज मत होना, अकॉर्डिंग टू 11th क्लास में पढ़ा होगा, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था बच्चों? दिया था लीनियस ने, है ना, लीनियस जी ने दिया था। तो लीनियस जी ने शुरू में फंजाई को प्लांटे के अंदर रखा था, क्योंकि उनका जो बेसिस था कि किसके पास सेल वॉल है, जिसके पास सेल वॉल है वो प्लांटे बन जाता था, क्योंकि फंजाई के पास सेल वॉल होता है। तो उन्होंने गलती थी जिसको बाद में सुधारा गया था, लेकिन गलती उस टाइम पे की थी इन्होंने, तो बहुत टाइम तक यही चला हुआ था कि फंजाई इज अ प्लांट, विच वी नो इट्स नॉट, है ना। ओके, अदर्स 8% की हमारी एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है, तो एनिमल्स में देखते हैं डाइवर्सिटी। तो एनिमल्स को 2 भाग में डिवाइड किया गया है, 1 इनवर्टिब्रेट्स एंड देन वर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट्स का अगर हम सिर्फ देखें तो आप देखो कितना ज्यादा परसेंटेज किसका है, इंसेक्ट्स का है। इंसेक्ट्स के बाद अदर एनिमल ग्रुप, उसके बाद किसका नंबर है, मोलस्क, जैसे स्नेल्स वगैरह हो गए, बच्चों आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा। और मोलस्क के बाद किसकी स्पीशीज है, सबसे कम किसका दिया हुआ है, क्रस्टेशियंस का, सबसे कम मिनिमम स्पीशीज डाइवर्सिटी। सबसे ज्यादा किसकी है, इंसेक्ट की है। किसमें कंपेयर कर रहे हैं तो इनवर्टिब्रेट, सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स नहीं, वैसे भी सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी इंसेक्ट की होती है। लार्जेस्ट क्लास आप इंसेक्टा बोलते हो, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ ऑर्थ्रोपोडा पढ़ते हो, क्योंकि स्पीशीज डाइवर्सिटी भर भर के है। क्रस्टेशियंस में कौन आते हैं बच्चों, वो प्रॉन्स वगैरह आ जाते हैं, आपने पढ़ा होगा, है ना। तो हम बोलते हैं आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल 7 क्या होता है, 7 आर इंसेक्ट। वाई, बहुत ज्यादा है, स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो हमने इनवर्टिब्रेट्स में देख लिया सबसे ज्यादा इंसेक्टा का, सबसे कम क्रस्टेशियन का। वर्टिब्रेट्स में अगर देखो आप, वर्टिब्रेट्स में आप देखो तो फिशेस सबसे ज्यादा डाइवर्स है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी है इनकी, मैक्सिमम डाइवर्सिटी, है ना। प्लांट्स में देखो तो सबसे ज्यादा किसकी है, एंजियोस्पर्म की। एंजियोस्पर्म की बात कौन है बच्चों, फंजाई है। फंजाई के बाद आप देख सकते हो एल्गी का डोमिनेंस है। उसके बाद यू कैन सी मॉस और फन लगभग सेम, एंड देन सबसे कम इसमें दिखाया हुआ है लाइकेंस का। ठीक है, तो प्लांट्स को अलग से इन्होंने कंपेयर कर लिया, एनिमल्स को वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में बांट करके इन्होंने कंपेयर कर लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको बायोडाइवर्सिटी बतानी है, कंपेयर करनी है, तो यू हैव टू ड्रॉ दिस पाई चार्ट एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द आंसर्स। ठीक है, ओके। और बच्चों एनसीईआरटी में एक और इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि अगर मैं सिर्फ फंजाई के स्पीशीज की बात करूं तो फंजाई का जो नंबर है वो कई ज्यादा है। ठीक है, फंजाई का आपको फिगर याद करने की जरूरत नहीं है बच्चों, नहीं तो आई कैन टेल यू दी स्पीशीज आल्सो। नंबर ऑफ फंजाई स्पीशीज 72,000 है इन दी वर्ल्ड। और तुम अगर इनको सबको कंबाइन भी कर दो, फिशेस को कंबाइन कर दो, एम्फीबियंस को कंबाइन कर दो, रेप्टाइल्स को कंबाइन कर दो, मैमल्स को कंबाइन कर दो, तो भी फंजाई के स्पीशीज को ये हरा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो फंजाई का स्पीशीज डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। इन सबको मिला भी दो, फिशेस को मिला दो, एम्फीबियंस को मिला दो, बर्ड्स को मिला दो, ठीक है, तो भी फंजाई के स्पीशीज का कोई मुकाबला नहीं है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, अच्छा आपको इसमें से ना समझ में नहीं आता होगा सबसे ज्यादा किसका है, तो सबसे ज्यादा तो फिशेस का है। फिशेस के बाद किसका नंबर आएगा बच्चों, फिशेस के बाद हमारा नंबर आएगा किसका, सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसका है। फिर बर्ड्स और रेप्टाइल का तो सेम है, बर्ड्स और रेप्टाइल का लगभग सेम है। उसके बाद
इनसे कम किसका है? तो आप देखो एम्फीबियंस का, एम्फीबियंस। और इससे कम किसका है बच्चों? मैमल्स का। सबसे कम इसमें दिया हुआ है मैमल्स का। ठीक है, ओके। आपको नंबर नहीं याद रखना क्योंकि आप बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो, तो अदरवाइज, और एनसीईआरटी में दिया भी नहीं हुआ है तो आपको याद नहीं करना है, बस पाई चार्ट स्टडी करना है जैसे अभी आपको पढ़ाया गया है। ओके, उसके बाद आप देखो हमने कहीं बैक्टीरिया का जिक्र नहीं किया है ना, तो बैक्टीरिया के लिए भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं, है ना। तो देखो नीचे लिखा हुआ है, इट शुड बी नोटेड दैट दीज एस्टिमेट्स डू नॉट गिव एनी फिगर्स फॉर द प्रोकैरियोट्स, है ना। रीजन नंबर 1 क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जो हम टेक्सोनॉमिक्स मेथड्स, मतलब जो कन्वेंशनल तरीका अपना रहे हैं टेक्सोनॉमी के बारे में जानने का, नंबर के बारे में जानने का, वो इनके लिए सूटेबल नहीं है। सबसे पहला रीजन, द कन्वेंशनल टेक्सोनॉमिक मेथड्स आर नॉट सुटेबल फॉर आइडेंटिफाइंग माइक्रोबियल स्पीशीज। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जिनको तुम लैब में पढ़ ही नहीं सकते, कल्चर ही नहीं कर सकते, इकट्ठा नहीं कर सकते, ग्रो नहीं कर सकते, तो नंबर कैसे पहचानोगे यार। तुम्हें अगर प्लांट्स के बारे में पढ़ना है बच्चों, यू हैव टू गो, यू हैव टू सी, यू हैव टू कल्टीवेट, यू हैव टू कल्चर इट। आप काउंट तो कर सको। अगर आप बैक्टीरिया को काउंट ही नहीं कर पा रहे हो, कल्चर ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसके बारे में स्टडी कैसे करोगे? आप स्टडी ही नहीं कर पाओगे टेक्सोनॉमी, है ना, इसीलिए नहीं लेते। और अगर हम मान लो जिस तरीके से इन सारे स्पीशीज का नंबर बता रहे हैं, अगर बैक्टीरिया का भी नंबर बताने लग जाए इसी मेथड से, तो बैक्टीरिया का नंबर 70 मिलियन में पहुंच जाएगा। ठीक है, देखो, इफ एक्सपेक्ट बायोकेमिकल और मॉलिक्यूलर क्राइटेरिया फॉर डिलिनेटिंग स्पीशीज फॉर दिस ग्रुप, देन देयर डाइवर्सिटी अलोन माइट रन इनटू मिलियंस। हम तो रॉबर्ट मे के अकॉर्डिंग 7 मिलियन मान रहे हैं, इनका खुद ही पहुंच जाएगा 70 से 80 मिलियन, है ना, इसीलिए इनको इसमें रखा नहीं गया है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन। ठीक है, इनको कन्वेंशनल तरीका हम नहीं अपनाते हैं, इनको कल्चर नहीं कर सकते, और अगर कर लेंगे तो इनका नंबर चला जाएगा मिलियंस में, तो ये हमें सही फिगर नहीं देता है। तो 3 रीजंस है बच्चों, क्वेश्चन पूछा जाए सब्जेक्टिव तो ये तीनों आंसर्स लिख दोगे। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? ठीक है, दूसरा क्या है, हम इंडिया में बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। अर्थ में तो बात कर लिया, अर्थ में पाई चार्ट भी देख लिया हमने ओवरऑल। इंडिया में क्या बोलते हैं, इंडिया को 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में बांटा गया है। बायोजियोग्राफिकल रीजन्स का मतलब आपको पता है बच्चों, कुछ एरिड इलाका होता है सूखा, कुछ सेमी एरिड, कुछ ऐसे जहां पर बारिश ज्यादा होती है, कोई प्लेटू एरिया होता है, घाट्स होते हैं, तो ऐसे ऐसे रीजन्स को हम बायोजियोग्राफिकल बोलते हैं। ज्योग्राफी ज्यादा नहीं पढ़नी, तो सिर्फ आइडिया दे रहे हैं। इंडिया पूरे के पूरे अर्थ का एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है 2.4% एरिया सिर्फ ऑक्यूपाई करता है। इतने कम एरिया के साथ भी अगर मैं ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी में इसका कंट्रीब्यूशन देखूं तो 8.1% है। इसी चीज को देखते हुए हमें यह पता चलता है कि इंडिया का एरिया कम है बट इसका कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी ज्यादा है। दैट मींस यहां पर बायोडाइवर्सिटी दिखाई देती है। तो टोटल 12 ऐसी कंट्री हैं जिनको बोलते हैं डाइवर्सिटी रिच, उनको बोलते हैं मेगा डाइवर्सिटीज कंट्री, और इंडिया इज वन ऑफ देम। इट इज वन ऑफ देम, है ना। तो इतनी डाइवर्सिटी तो है यार, बट हम उसको कंजर्व नहीं कर पा रहे हैं ना, वो धीरे धीरे लॉस हो रही है, जो कि एक दुखद बात है ना। वो हम देखेंगे लॉस क्यों हो रही है और अगर अपनी लेवल पर हम क्या कर सकते हैं उनको बचाने के लिए। बट येस, दिस इज द डेटा ऑफ द एनसीईआरटी। ये भी डेटा है, बट क्यों आपको मैं रीड ही करा दूं एनसीईआरटी का तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखो एनसीईआरटी का डेटा पढ़ते हैं अब हम। ठीक है, आ जाओ। एनसीईआरटी का डेटा कहता है कि हमारे इंडिया के पास 2.4% वर्ल्ड का लैंड एरिया है, बट बहुत इंप्रेसिव कंट्रीब्यूशन ये शो करता है टुवर्ड्स ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन इसको कंसिडर किया गया है 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज में से एक। ठीक है, यहां पर 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट है एंड ट्वाइस एज मेनी ऑफ एनिमल्स हैव बीन रिकॉर्डेड फ्रॉम इंडिया। इस पूरे परसेंटेज में से जो रिजल्ट ये बता रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी लिविंग स्पीशीज आर एक्चुअली दे आर वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। हो सकता है ऐसे, क्योंकि हमने बोला था ना शुरू में, रॉबर्ट मे ने क्या बोला था, रॉबर्ट मे ने ये बोला था कि ट्रॉपिक में अभी बहुत सारे डिस्कवरीज होने बचे हैं। ठीक है, तो यही ये क्वेश्चन बोल रहे हैं कि अभी तो हम ये 8.1% उनकी बात करें जिनके बारे में पता है,
हो सकता है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हो सकता है ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हो जो अभी डिस्क्राइब होने, उनका पता लगाना बचा हो, ठीक है। और अगर हम ग्लोबल में मतलब रॉबर्ट का ग्लोबल एस्टिमेट्स देखें तो वो ये कहता है कि सिर्फ अभी तक 22% ही टोटल स्पीशीज रिकॉर्ड हुए हैं। और अगर हम इस डेटा को सही मान के चलें तो हमें ये पता चलता है, देखो लिखा हुआ है अप्लाइंग दिस प्रपोर्शन, अगर हम इस डेटा को इंडिया की डाइवर्सिटी पे अप्लाई करें जो फिगर्स दिए हुए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मोर देन 1000 प्लांट स्पीशीज एंड मोर, सॉरी 1000 नहीं है, लाख, ठीक है, एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड। सोचो, ये तो सिर्फ वो है जो हमें पता है, अगर हमें इनका भी पता चल गया तो और कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, है ना। तो ये एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, वुड बी एबल टू कंप्लीट द इन्वेंट्री ऑन द बायोलॉजिकल वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। बायोलॉजिकल वेल्थ मतलब जैसे आपके पास क्या बोलते हो, आप बोलते हो आपके पास बहुत पैसा है, तो उस पैसे को कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, उसका पैसा देखते हो, आपके पास कितने सोना है, चांदी है, डायमंड्स हैं, प्रॉपर्टीज है, घर है, ठीक है, जिसमें आप रह रहे हो, कितने करोड़ों का है, ठीक है, आपके पास गाड़ियाँ कौन सी हैं, तो ये आपका वेल्थ होता है। अगर हम इकोसिस्टम की वेल्थ बात करें तो हम इसमें क्या देखेंगे, हम तो यही देखेंगे ना बच्चों की इसमें इकोसिस्टम में कितने स्पीशीज रिचनेस है। स्पीशीज रिचनेस का मतलब कितने वैरायटी ऑफ स्पीशीज एक साथ रह रहे हैं, है ना। तो ये कहा गया है कि पता नहीं कब हमें पता चल पाएगा कि हमारा इकोसिस्टम कितना वेल्दी और हेल्दी है। क्या हम कभी उस इन्वेंट्री वो जगह होती है जहां पर बच्चों से समझ लो लाइब्रेरी टाइप का, जहाँ किताबें वगैरह, स्टोर हाउस, ठीक है, जैसे हम अपने घर में जो बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं, स्टोर हाउस ऑफ सर्टेन थिंग, तो ऐसा कहा जाता है कि हमारा जो इकोसिस्टम है ना, दैट इज स्टोर हाउस ऑफ सो मेनी स्पीशीज। बट ये स्टोर हाउस में आग लगी पड़ी है। क्यों आग लगी पड़ी है यार, मान लो लाइब्रेरी में आग लग जाए तो जो बुक्स पड़ी हुई तो जल जाएंगी ना, तो हमारा अर्थ भी तो जल ही रहा है। बायोलॉजिस्ट ये कहते हैं क्यों जल रहा है, बिकॉज स्पीशीज लॉस्ट हो रही हैं, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है। रीजन क्या है, कैसे बचाना है, वो तो आगे का प्रोसेस है। तो ये पूरा कहानी यही कहता है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। इंडिया की हमने बात कर ली, इस पूरे पैराग्राफ का यहाँ पर समराइज्ड भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपको हर तरीके से मदद मिलेगी बच्चों, आपने बस मेहनत करनी है यार, ठीक है, सिर्फ मेहनत करनी है ना। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, वी टॉक अबाउट द पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायोडाइवर्सिटी कैसे कैसे बदलेगा, क्या हर जगह का बायोडाइवर्सिटी सेम। इफ आई टॉक अबाउट ट्रॉपिक, इफ आई टॉक अबाउट टेम्परेट, इफ आई टॉक अबाउट पोलर एरियाज, तो क्या हर जगह ही उतनी ही डाइवर्सिटी है, तो तुम सोचोगे और कहोगे नहीं मैम, है ना। तो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि बहुत सारे चीज़ों पर बायोडाइवर्सिटी डिपेंडेंट है, ऑल्टीट्यूड पर, लैटिट्यूड पर, एरिया पर एंड सो मेनी, है ना। बट एनसीईआरटी हमें दो ही फैक्टर एक्सप्लेन करती है जो हमारे कोर्स में है, एक तो लैटिट्यूड पर कैसे डिसाइड करते हैं हम, क्या क्या फैक्टर्स हैं, और एक एरिया का क्या फर्क पड़ेगा स्पीशीज की डाइवर्सिटी पर, है ना। तो सबसे पहला जो हम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं दैट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट। दैट इज व्हाट बच्चों, दैट इज लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपको पता है बच्चों ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ में ये क्या है आपका इक्वेटर है। इतना आपने ज्योग्राफी में बहुत सुंदर सुंदर इक्वेटर और अर्थ का डायग्राम बनाया होगा, ठीक है। अर्थ के पास का जो हिस्सा होता है दैट इज ट्रॉपिकल जोन यू कैन से, ठीक है, नॉर्थ के तरफ भी, साउथ के तरफ भी। इससे ऊपर आप जाओ टेम्परेट, ठीक है, और सबसे ऊपर जहां बहुत ठंडा होता है दे आर सेड टू बी पोलर जोन्स, पोलर एरियाज, है ना। तो अगर जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करोगे, इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहे हो, चाहे नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, आपको बायोडाइवर्सिटी घटते हुए नजर आएगी, ठीक है। कैसी नजर आएगी, घटते हुए, या हम इसको बोल सकते हैं इक्वेटर लो लैटिट्यूड, ठीक है, और पोल्स दे आर
said to be at high latitude. तो जैसे जैसे आप लो से हाई लैटिट्यूड की तरफ बढ़ोगे तो हम कह सकते हैं बायोडाइवर्सिटी घटेगी, ठीक है, जिससे हमें यह पता चल रहा है कि इक्वेटर के पास मतलब ट्रॉपिकल एरियाज में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी और पोलर में मिनिमम डाइवर्सिटी होगी और टेम्परेट में मॉडरेट डाइवर्सिटी होगी। यही हमें पता चल रहा है लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट से, है ना। ज्यादा लैटिट्यूड कम डाइवर्सिटी, लो लैटिट्यूड मैक्सिमम डाइवर्सिटी, है ना। इसको हम प्रूफ कैसे करें, हमने समझ तो लिया, ठीक है, समझ लिया। हाउ कैन वी से दैट, तो इसके लिए एनसीईआरटी ने हमें कुछ कंट्रीज बताई हैं। कुछ कंट्रीज मतलब एक कंट्री ट्रॉपिकल ले ली है, एक टेम्परेट बेस्ड कंट्री है और एक पोलर बेस्ड कंट्री है, और बर्ड की स्पीशीज डाइवर्सिटी देखी है कि बर्ड की स्पीशीज डाइवर्सिटी कैसे चेंज होगी विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। आओ देखते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लैटिट्यूड। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है बर्ड के स्पीशीज का। किसका एग्जाम्पल है बच्चों? बर्ड के स्पीशीज का। सबसे पहला तो इन्होंने देखो 3 कंट्रीज लिए हैं बच्चों, ठीक है, कोलंबिया, न्यूयॉर्क एंड ग्रीनलैंड। कोलंबिया मिलता है आपको ट्रॉपिकल एरियाज में। कहां पर? ट्रॉपिकल एरियाज में कोलंबिया, ठीक है। और आपका न्यूयॉर्क टेम्परेट बेस्ड, और ग्रीनलैंड आपने देखा होगा ग्रीनलैंड के पिक्चर्स, बर्फ जमा हुआ, क्योंकि पोलर एरियाज में मिलता है ना। तो आओ देखो, क्योंकि कोलंबिया एक ट्रॉपिकल बेस्ड कंट्री है, ठीक है, लो लैटिट्यूड पर मिलती है, तो यहां पर बर्ड की स्पीशीज 1400 लिखी हुई है, ठीक है। न्यूयॉर्क एक टेम्परेट इलाके में मिलता है, ठीक है, टेम्परेट बेस्ड कंट्री है, ठीक है, तो यहां पर देखो सिर्फ 105। ग्रीनलैंड पोलर बेस्ड कंट्री है, हाई लैटिट्यूड, तो यू कैन सी सिर्फ 56 बर्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी के बारे में डेटा दिया हुआ है। तो ये हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आप लैटिट्यूड की तरफ बढ़ रहे हो, आपके पास प्रूफ है कि बर्ड की स्पीशीज डाइवर्सिटी घटती चली जा रही है ना। यहां से हमें प्रूफ मिल गया। दूसरा इन्होंने एग्जाम्पल लिया हुआ है बच्चों इंडिया का। इंडिया मैंने आपको बताया ना, इंडिया हमारा कहाँ लाई करता है, दैट इज मोर और लेस ट्रॉपिकल बेस्ड कंट्री, है ना। तो हमारा बहुत सारा हिस्सा जो साउथ का है वो ट्रॉपिक्स की तरफ तो लाई करता है, तभी तो वहां सीजनल वेरिएशन नहीं होता, ठीक है। एक ट्रॉपिक वाली लाइन है ना, अपने मैप याद करो इंडिया का, तो वी आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ट्रॉपिकल रीजन, है ना। तो हम भी अच्छे खासे ट्रॉपिक वाले में है, और आपको पता है ट्रॉपिक की डाइवर्सिटी ज्यादा है, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा बर्ड की स्पीशीज डाइवर्सिटी से 1200, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ है एक जगह की इक्वेडर भी कैसा बेस्ड है, ट्रॉपिकल बेस्ड है, तो यहां पर 10 टाइम एनसीईआरटी डेटा है बच्चों, 10 टाइम ज्यादा स्पीशीज मिलते हैं प्लांट्स के एज कंपेयर टू द यूएसए, क्योंकि यूएसए एक टेम्परेट है, तो यहां पर भी देखो टेम्परेट में कम है एज कंपेयर टू द ट्रॉपिकल कंट्री। 10 गुना ज्यादा वैस्कुलर प्लांट्स इक्वेडर पर मिल रहे हैं एज कंपेयर टू द यूएसए, ठीक है। यूएसए एक टेम्परेट कंट्री है। उसके बाद इन्होंने एग्जाम्पल लिया है लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ। कौन है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अब बच्चों भले जंगल में एक बार आग लग चुकी है, आई गेस 2-3 साल पहले की बात है, ठीक है, तो आग लगी थी, कुछ एनिमल्स मरे थे, तो ये डेटा एनसीईआरटी का है जो अभी तक रिवाइज नहीं हुआ है, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा बदलाव ना आया हो, नहीं, और आपको इससे मतलब भी नहीं रखना, बिकॉज आपको तो एनसीईआरटी वाला डेटा रखना है। ऐसे टेबल में नहीं बना हुआ है, पैराग्राफ में है, आई हैव रिटन दैट इन टेबल, और अगर आपको भी आया एग्जाम में तो डू राइट इन टेबल, ठीक है, ठीक है। तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट सेड टू बी लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, क्योंकि यहाँ पर स्पीशीज का नंबर, प्लांट स्पीशीज भी बहुत ज्यादा है, प्लांट स्पीशीज फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन मिलता है, टू रिलेट दैट दे आर सेड टू बी लंग्स ऑफ द प्लैनेट। कहां पर मिल रहे हैं? साउथ अमेरिका, और ये भी कैसा जगह है? ट्रॉपिकल जगह है, इसीलिए यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हो, यू हैव टू लर्न द फिगर बच्चों, बिकॉज इट इज देयर इन द एनसीईआरटी। नहीं दिया होता नहीं बोलती याद करने के लिए, है ना। तो यहां से भी हमें क्या पता चल रहा है बच्चों कि ट्रॉपिक जहां जो ट्रॉपिकल बेस्ड होगा वहां की बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो इससे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है यार, आखिर ट्रॉपिक इतने रिच क्यों है, बायोडाइवर्सिटी रिच क्यों है?
है ना, इसको भी एनसीईआरटी ने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी कहती है, आपको मैं पहले बता देती हूँ, फिर नोट पॉइंट भी लिखे हुए हैं टू द पॉइंट, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो एनसीईआरटी कहती है व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट ट्रॉपिक्स that might account for their greater biological diversity। डिट्टो यही सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है ना, या फिर ट्रॉपिकल की जगह, ये ट्रॉपिक्स की जगह किसी कंट्री का नाम लिख ले, इंडिया का नाम लिख सकते हैं, बिकॉज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री। उन्होंने कोलंबिया के बारे में बताया, कोलंबिया का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये इक्वेडर का भी नाम लिख सकते हैं। तो आप यही एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर सकते हो और बर्ड स्पीशीज का एग्जाम्पल लेकर के अपना क्वेश्चन मतलब आंसर बखूबी लिख सकते हो, है ना। ओके, तो इकोलॉजिस्ट जो होते थे और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट जो थे, जो इवोल्यूशन के बारे में बताते थे, उन्होंने कुछ हाइपोथेसिस बताए हैं। क्या बताया उन्होंने? कुछ हाइपोथेसिस बताए हैं, जिसमें से कुछ हाइपोथेसिस ये बताते हैं कि इन वजहों से ट्रॉपिक ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है। तो सबसे पहला हाइपोथेसिस ये है कि स्पेशिएशन इज जनरली अ फंक्शन ऑफ टाइम। व्हाट इज स्पेशिएशन? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज के बनने को हम क्या बोलते हैं बच्चों? न्यू स्पीशीज के बनने को हम क्या बोलते हैं? स्पेशिएशन। और स्पीशीज एक दिन में, 2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में नहीं बनती नई स्पीशीज। इट टेक्स hundreds and thousands of years। तो अगर इतना लंबा टाइम है ना, और तभी बनेगा जब डिस्टर्बेंस कम है, जब इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कम हो रही है। ठीक है, डिस्टर्बेंस उनको कम मिले, उनको अपना प्रॉपर टाइम मिले, तो जाकर के नई स्पीशीज बन सकती है ना। इन्होंने ये पहली पॉइंट कही। तो इन्होंने कहा कि टेम्परेट रीजन्स में बहुत ज्यादा क्या होता है? ग्लेशिएशंस होता है। ट्रॉपिक में ग्लेशिएशंस इतने देखे नहीं गए हैं, इतना डिस्टर्बेंस देखा नहीं गया। तो जहां डिस्टर्बेंस नहीं देखा जाएगा वहां पर नए स्पीशीज ज्यादा बनेंगे। तो कहने का क्या मतलब है बच्चों? ये है हमारा अर्थ। क्योंकि ज्योग्राफी आ रहा है बच्चों, तो थोड़ा बहुत आपको बार बार अर्थ बताना पड़ रहा है। ज्योग्राफी बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, ये है हमारा इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर के पास वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ट्रॉपिक। नीचे भी क्या है? ट्रॉपिकल। अब इक्वेटर पर ना सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, पोल्स पर और टेम्परेट वाले हिस्से पर इतना सनलाइट नहीं पड़ता। ठीक है, यहां पे भी लिख देती हूं, टेम्परेट और पोल्स। तो होता क्या है बच्चों कि पोल्स और टेम्परेट पर बर्फ जम जाती है। बर्फ मतलब ग्लेशियर जम जाता है। ठीक है, और इसी ग्लेशियर के बनने को क्या बोल रहे हैं हम? ग्लेशिएशन। क्या बोल रहे हैं? ग्लेशिएशन। तो ग्लेशियर में कौन सरवाइव कर सकता है? कोई नई स्पीशीज बिना ठंडे टेम्परेचर पे थोड़ी बन जाएगी, है ना। उसको अपना एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए तो होगा। और ग्लेशिएशन आने की वजह से मान लो कोई स्पीशीज इस जगह पर बन रही होगी, क्योंकि स्पीशीज बनने में तो टाइम लगता है। मान लो कोई नई स्पीशीज यहाँ पर इजाद हो रही होगी, इवॉल्व हो रही होगी, बट ग्लेशियर बन गया, मर जाएगी। प्रोसेस कंटिन्यू, मतलब प्रोसेस खराब हो जाएगा। तो जहां पर यहाँ पर क्या हो रही है? ग्लेशियर के बनने से क्या हो रहा है? डिस्टर्बेंस हो रहा है। और डिस्टर्बेंस की वजह से नया स्पीशीज नहीं बन पा रहा। ट्रॉपिक में क्योंकि सूरज भगवान का पूरा अपना अच्छा सा आशीर्वाद है, समझ सकते हो, यहां पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो स्पीशीज को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो यहां पर इसलिए नए स्पीशीज ज्यादा बनते हुए दिखाई देते हैं, जो कि ऐड करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी में। इसीलिए ट्रॉपिक्स के पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है, क्योंकि वहां पर फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशंस हो नहीं रही, डिस्टर्बेंस हो नहीं रही, स्पेशिएशन को अच्छा खासा टाइम मिल रहा है। तो ये एक्सप्लेन किया। दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन। दिस इज द वेरी फर्स्ट रीजन कि ट्रॉपिक्स इतने बायोडाइवर्सिटी रिच क्यों होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है? देखो, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो होता है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट जो होता है टेम्परेट से अगर कंपेयर करें तो ये कम सीजनल होता है, रिलेटिवली मोर कांस्टेंट होता है, और प्रिडिक्ट कर सकते हो तुम इसका इन्वायरमेंट। और ऐसा इन्वायरमेंट क्या प्रोवाइड करता है? निश स्पेशलाइजेशन एंड लीड टू ग्रेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी। ये दूसरा रीजन है। जैसे अगर मैं गोवा की बात कर लूं, ठीक है,
गोवा की बात कर लूँ, मुंबई की बात कर लूँ, वहाँ पे आपने कब सुना है सर्दी होती है? सुना है आपने सर्दियाँ वहाँ आती ही नहीं। वहाँ का टेम्परेचर मोर और लेस सेम होता है, ठीक है। अगर आप कहोगे गोवा में ज़्यादा गर्मी है बट वहाँ ठंड ऐसा नहीं आती, बिकॉज देयर इज नॉट दैट सीजनल वेरिएशन जो आपको टेम्परेट एरियाज में दिखाई देता है ना। तो एक ये भी रीजन है कि वहाँ का इन्वायरमेंट प्रिडिक्टेबल है, वहाँ पर चेंजेस नहीं आ रहा। तो एक स्पीशीज अडेप्टेड है क्योंकि उसको पता है कि वो एक्सट्रीम मतलब ठंड एकदम से आ जाए, 3-4 डिग्री हो जाए, फिर अचानक से गर्मी आ जाए, 50 डिग्री पहुंच जाए, वैसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा, तो स्पीशीज अच्छा खासा वहां पर इवॉल्व ग्रो कर सकती है, निश स्पेशलाइज हो सकता है, डिफरेंट स्पीशीज का अपना रोल और रिक्वायरमेंट स्पेशलाइज वहां पर हो सकता है, जो कि टेम्परेट में पॉसिबल नहीं है क्योंकि टेम्परेट का एनवायरमेंट इतना प्रिडिक्टेबल नहीं होता। यू कैन नॉट प्रिडिक्ट बिकॉज वो इतना कांस्टेंट नहीं होता है, वहां पर सीजनल वेरिएशंस होते हैं, ठीक है। ये दूसरा रीजन था। और तीसरा रीजन देखो यहां पर लिखा हुआ है बच्चों, देयर इज मोर सोलर एनर्जी अवेलेबल इन दी ट्रॉपिक्स। आपने बताया ना, क्योंकि इक्वेटर के पास होता है ट्रॉपिकल रीजन, तो सूरज भगवान अपनी पूरी रोशनी बरसाते हैं ट्रॉपिक्स पर, ठीक है। और ज्यादा सोलर एनर्जी तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा प्रोडक्टिविटी और ज्यादा वहां पे स्पीशीज। देखो लिखा हुआ है कि सोलर एनर्जी ज्यादा होगा तो ये हायर प्रोडक्टिविटी कराएगा, और हायर प्रोडक्टिविटी इनडायरेक्टली किससे लिंक्ड है? ग्रेटर डाइवर्सिटी से। किससे? ग्रेटर डाइवर्सिटी से, ठीक है। तो आओ देखते हैं, इसका नोट पॉइंट भी मैंने आपको लिखवा रखा है, ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, जस्ट अ सेकेंड बच्चों। यस, वाई ट्रॉपिक्स आर रिच इन बायोडाइवर्सिटी। तो लेस सीजनल होते हैं, मोर कांस्टेंट एंड प्रिडिक्टेबल होते हैं ये ट्रॉपिक्स, ठीक है। ट्रॉपिकल्स की बात की गई है। और क्या बोला है? ज्यादा सनलाइट इनको मिलती है। ज्यादा सनलाइट का मतलब है मोर प्रोडक्टिविटी, और मोर प्रोडक्टिविटी इट इज इनडायरेक्टली लिंक्ड टू दी मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। और क्या लिखा हुआ, और हमने क्या पढ़ा, सम अप करते हैं। और हमने पढ़ा कि ट्रॉपिक्स में ग्लेशिएशंस आर नॉट दैट फ्रीक्वेंट, बहुत निग्लेजिबल होते ही ट्रॉपिक्स में, तो वैसे हमने देखा, ठीक है। ज्यादातर टेम्परेचर पोलर एरियाज में होते हैं और ये डिस्टर्बेंस की वजह से स्पीशीज को बनने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है। ये हमने देख लिया। तो हमने लैटिट्यूड का क्या फर्क होता है बच्चों एक स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी पर, वो कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो हम पैटर्न देखने वाले हैं कि एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। ओके, तो नेक्स्ट हम चल रहे हैं, हम बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। किसके बारे में? जो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में, जो दूसरा ग्रेडियंट है विथ रिस्पेक्ट टू पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। पहला ग्रेडियंट ये था, वी हैव कंप्लीटेड दैट, है ना। नेक्स्ट विल बी मूविंग टुवर्ड्स द स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, सॉरी, ओके। तो स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था बच्चों? दिस वाज गिवन बाय सोशियोबायोलॉजिस्ट, दैट वाज अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट कह सकते हो। तो ये साउथ अमेरिका के जंगल में सोशियोबायोलॉजिस्ट थे, तो ये घूम घूम करके जंगल को देखते रहते थे और रिसर्च करते रहते थे टू नो कि किस एरिया में कितनी डाइवर्सिटी है, या ये कह लो कि एरिया का क्या फर्क पड़ता है बायोडाइवर्सिटी पर, है ना। तो इन्होंने क्या बोला कि एरिया जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे नंबर बढ़ेगा, बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट। क्यों? इन्होंने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि बच्चों एक ही जगह पे सारे प्लांट स्पीशीज थोड़ी मौजूद है ना। आप जैसे जैसे एरिया बढ़ाओगे आपको हो सकता है नई स्पीशीज मिले, बट जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाओगे आपको लगेगा ओह ये तो मैंने पहले ही देख लिया, ये तो नया नहीं है। वैरायटी का मतलब क्या है? जैसे आपके पास एक खेत है बच्चों, आपके पास एक खेत में सिर्फ आलू ही आलू लगा है, तो देयर इज नो वैरायटी, बट आलू भी है, प्याज भी है, मटर भी है, भिंडी भी लगी हुई है, मिर्ची भी लगी हुई है, दिस इज सेड टू बी डाइवर्सिटी, है ना। तो अगर आपने सिर्फ पोटैटो वाले खेत में करोगे तो इतना बड़ा खेत है बट आलू ही आलू है, कितने बड़े एरिया को कवर कर लो, स्पीशीज डाइवर्सिटी मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इनका कहने का मतलब था जैसे जैसे तुम एरिया बढ़ाते जाओगे, ठीक है, जंगल में पर्टिकुलरली की बात करें, खेतों की नहीं, तो आपको स्पीशीज नए मिलेंगे,
बट एक टाइम के बाद आपको वही पुराने स्पीशीज ही बार बार दिखाई देंगे, तो कोई आपको डाइवर्सिटी नहीं दिखाई दे रही, कोई नया स्पीशीज आपको नहीं दिखाई दे रहा। इसीलिए कहते हैं कि स्पीशीज डाइवर्सिटी एरिया के साथ बढ़ती जरूर है बट ओनली अप टू अ सर्टेन लिमिट, उसके बाद वो जाकर के बैलेंस हो जाती है। ठीक है, तो जब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरीके का ग्राफ मिलता है जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जो ज्यादा मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं वो बहस नहीं करेंगे, मैम ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, कोई बात नहीं, हमारी एनसीईआरटी इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलती है तो हम इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बोलेंगे, है ना। सो दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इन्होंने बोला, क्या बोला बच्चों, कि स्पीशीज की जो रिचनेस है, मतलब स्पीशीज की डाइवर्सिटी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ठीक है, और इन्होंने एक रिलेशन दिया जीज रिग्रेशन कोएफिशिएंट बताएंगे अभी आपको, है ना। तो इन्होंने इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस कर दिया एक कांस्टेंट से। तो एस इज व्हाट, स्पीशीज रिचनेस। स्पीशीज रिचनेस का मतलब क्या है, एक एरिया में कितने भिन्न भिन्न प्रकार के स्पीशीज मौजूद हैं। ए का मतलब क्या होता है, एरिया, है ना। इन्होंने एस प्रोपोर्शनल हटाया, एक कांस्टेंट डाल दिया CSG। तो अगर आपसे पूछा जाए स्पीशीज एरिया रिलेशन का इक्वेशन लिखो तो आप लिखोगे S इज इक्वल टू CSG। ठीक है, इट इज प्रोनाउंस्ड एज Z। ठीक है, C क्या है बच्चों यहाँ पर, C क्या है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, C इज व्हाट, C इज कांस्टेंट, A क्या है एरिया, S क्या है स्पीशीज रिचनेस, और Z क्या है रिग्रेशन कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, स्लोप आप पढ़ते ही हो फिजिक्स वगैरह में। ठीक है, रिग्रेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे देखो स्पीशीज रिचनेस कम होती जा रही है। ठीक है, उतनी नहीं बढ़ रही जितनी तुम एरिया बढ़ा रहे हो, इसलिए रिग्रेशन वर्ड लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको चाहे, ठीक है, तो लॉग के फॉर्म में लिखा जा सकता है, log S इज इक्वल्स टू log C। और जब लॉग के फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो ऊपर बैठी हुई वैल्यू है वो ऐसे नीचे आ जाती है, Z log A। तो ये एक आपको इक्वेशन दे रहा है, y इज इक्वल्स टू, इसको m, इसको मान लो x और इसको मान लो c। ठीक है, तो आपको इक्वेशन यहां पर आ रही है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। और आपको पता है y इज इक्वल्स टू mx प्लस c कैसी लाइन देती है, इट गिव्स यू अ स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन देती है बच्चों, इट गिव्स यू अ स्ट्रेट लाइन, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ रिलेशन वाला बताओ तो रिलेशन वाला बोलोगे कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलता है। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉग में आपको कैसा ग्राफ मिलता है तो आप बोलोगे स्ट्रेट लाइन मिलता है। ठीक है, तरीका बदलोगे ग्राफ बदल जाएगा, इतना तो आपको पता है बच्चों, आप बहुत फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, है ना। सो दिस इज स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अच्छा, इसमें Z का इंपॉर्टेंस बताया गया एनसीईआरटी में। देखो Z की वैल्यू जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने फिक्स बताई थी, जिसकी वैल्यू होती है 0.1 से 0.2। जिसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 0.1 से 0.2, दिस वाज फिक्स्ड। ठीक है, बट इन्होंने एक एक्सेप्शन बताया था कि इसकी वैल्यू 0.6 से 1.2 भी हो सकती है। अगर मैं बोल रही हूँ इसकी वैल्यू फिक्स्ड है तो फिर चेंज कैसे करें, इसको समझने के लिए हम एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ देखते हैं, इससे आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखो, इकोलॉजिस्ट लोगों ने बोला बच्चों कि दे हैव डिस्कवर्ड दैट की जो वैल्यू है वो कौन से रेंज में लाइक करती है, 0.1 से 0.2, रिगार्डलेस ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप। टेक्सोनॉमिक ग्रुप का मतलब है चाहे तुम बर्ड्स देखो, प्लांट्स देखो, रेप्टाइल्स देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टेक्सोनॉमिक ग्रुप से इसको कोई लेना देना नहीं है। और किससे लेना देना नहीं है कि किस रीजन में मिल रही है, इंडिया में मिल रही है, ब्रिटेन में मिल रही है, कैलिफोर्निया में मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है, कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो देखो उन्होंने एग्जाम्पल भी समझाया, चाहे वो तुम प्लांट टेक्सोनॉमिक ग्रुप को पढ़ाई करो ब्रिटेन में, या तुम बर्ड्स के बारे में, ये क्या है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप। ठीक है, प्लांट में क्या है, इट इज वन ऑफ द टेक्सोनॉमिक ग्रुप। तो इसको टेक्सोनॉमिक ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, ना तो उसको किससे लेना देना है कि किस रीजन में मिल रही है। ये ब्रिटेन का एग्जाम्पल लिया एक रीजन का, और यहां पर कैलिफोर्निया का एग्जाम्पल लिया है। या फिर इन्होंने बोला कि चाहे न्यूयॉर्क में किसको देख लो, मोलस्क, जो एक दूसरा टेक्सोनॉमिक ग्रुप है। ठीक है, हर जगह, चाहे तुम ब्रिटेन में प्लांट्स का स्पीशीज रिलेशनशिप निकालो, चाहे कैलिफोर्निया में बर्ड्स का निकालो, चाहे न्यूयॉर्क में मोलस्क का निकालो, तुम्हें Z की वैल्यू आएगी 0.1 से 0.2। ठीक है,
देखो लिखा हुआ है स्लोप ऑफ द रिग्रेशन आर अमेजिंगली सिमिलर, यही होना चाहिए था, बट एक्सेप्शंस, ठीक है। इफ यू एनालाइज द स्पीशीज एरिया relationship among a very large area, that means for entire continent, तुम्हें स्लोप ज्यादा स्टीप आएगा। अब ज्यादा स्टीप का मतलब क्या है, जैसे हमने अभी बनाया तो लॉग की वैल्यू हमें ऐसे मिली, ये इतनी स्टीप नहीं, स्टीप मतलब और चढ़ाई, ठीक है, बोलते ना चढ़ाई बहुत स्टीप है, मतलब ऐसे अगर तुम्हें लाइन ऐसी मिल रही है दैट मीन्स इट इज मच स्टीपर। और ये मच स्टीपर तभी आएगी बच्चों जब z की वैल्यू ज्यादा हो। कितनी हो, देखो यहां पर लिखा हुआ है, जब z की वैल्यू 0.6 से 1.2 होती है तो स्लोप और ज्यादा स्टीप आता है, ठीक है। किसके लिए, देखो यहां पर लिखा हुआ है कि फ्रूगीवोरस मतलब फ्रूट ईटिंग बर्ड्स होते हैं और मैमल्स होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में, ठीक है। इनका जब स्पीशीज रिलेशनशिप निकालते हो तो इनका जो स्पीशीज रिलेशनशिप आता है दैट इज 1.15, जो कि इस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है, जो इस रेंज में लाई कर रहा है ना। तो स्लोप हमारे बायोलॉजी में इतना ज़्यादा काम का नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे वर्ड आया तो समझ जाओ। इस पैराग्राफ से ये समझना है कि बायोलॉजिस्ट लोगों ने बोला कि z की वैल्यू मोर और लेस हर जगह पर सेम आनी चाहिए। सेम का मतलब है 0.1 से 0.2 में आनी चाहिए, चाहे तुम बर्ड्स का देखो, मोलस्क का देखो या प्लांट्स का देखो, चाहे तुम कैलिफोर्निया में देखो, इंडिया में देखो, न्यूयॉर्क में देखो, ब्रिटेन में देखो, ठीक है। उन्होंने ये बात कह दी, बट इसका एक्सेप्शन निकल आया। एक्सेप्शन किसका निकल आया, कुछ ऐसे बर्ड्स और मैमल्स होते हैं जो लार्ज कॉन्टिनेंट्स पर रहते हैं, उनकी जो z की वैल्यू आती है वो 0.6 से 1.2 एरियाज में आती है। तो समझ आना ये एक्सेप्शन है, और जब तुम इनका स्लोप प्लॉट करोगे तो तुम्हें ज्यादा स्टीप लाइन मिलेगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों, इतनी हम बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, इतनी बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए, आखिर फायदा क्या है इतनी बायोडाइवर्सिटी का। तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों, अगर ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है ना तो तुम्हारा इकोसिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। कब हम एक कम्युनिटी को, इकोसिस्टम को स्टेबल बोलते हैं, देखो एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, अ स्टेबल कम्युनिटी शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टर्स। क्या क्या कैरेक्टर्स, should not show much variation in productivity। इसका क्या मतलब है बच्चों, इसका क्या मतलब है, देखो एक डेविड टिलमैन साइंटिस्ट थे, डेविड टिलमैन, ये प्लॉट्स में जा जा करके एक्सपेरिमेंट करते थे, ठीक है, ठीक है। इनका एक्सपेरिमेंट क्या होता था, प्रैक्टिकल करते थे ये, है ना, प्रैक्टिकल करते थे। तो मान लो आपके पास दो एरियाज हैं, दो जगह है, एक आपके पास प्लॉट ए है और आपके पास एक प्लॉट बी है, ठीक है। और यहाँ पर मान लो स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो 100 है और यहाँ पर जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो 300 है, ठीक है। अब इन दोनों प्लॉट में हम ये देखना पसंद करेंगे कि ज्यादा स्पीशीज अगर है तो प्रोडक्टिविटी से क्या लेना देना है, ठीक है। हमने देखा यहां पर लेस नंबर ऑफ स्पीशीज है, एक हाइपोथेटिकल डाटा लिया है बस बच्चों, यहां पर मोर नंबर ऑफ स्पीशीज है। मान लो हम प्रोडक्टिविटी देखते हैं, प्रोडक्टिविटी मतलब कितना बायोमास बना रहा है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। तो हमने मान लो जनवरी 2019 से स्टार्ट करते हैं, जनवरी 2019, फिर हम अगले साल काउंट करेंगे इसकी प्रोडक्टिविटी, बायोमास काउंट करते हैं मान लो फॉर एग्जांपल उसी मंथ के 2020 में, ठीक है, या कोई भी मंथ ले सकते हो, एग्जांपल ले रही हूँ। फिर हमने काउंट की 2021 में, एक एक ईयर के गैप पर। सेम इस प्लॉट की भी हमने प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट की 2019, 20 एंड 21। अब बायोमास मतलब क्या है, वेट है, ठीक है, हम प्रोडक्टिविटी बायोमास के फॉर्म में कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम केजी के फॉर्म में मान लो लिख रहे हैं कोई वैल्यूज, ठीक है। मान लो कि जनवरी 2000 में 50, ठीक है, 50 प्रोडक्टिविटी आई 50 किलोग्राम मान लो फॉर एग्जांपल, इतना बायोमास इन्होंने बनाया। 2020 में इन्होंने बनाया 150,
ठीक है, और 2021 में बनाया इन्होंने 120 फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं, जनवरी 2020 में इन्होंने बनाया बायोमास 110, फिर उन्होंने बनाया बायोमास अगले साल 100, फिर उन्होंने बनाया बायोमास 110। ठीक है, क्या पता चल रहा है यहां पर देखो नंबर कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, देयर इज वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। कहां 50 से सीधा 150 हो गया, 150 से सीधा 100 पर आ गया, यहां पर कांस्टेंट है, प्रोडक्टिविटी ज्यादा चेंज नहीं हो रही है ना। तो इन्होंने देखा ऐसा आखिर क्यों है, क्यों यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बायोमास जो आ रही है वो इतना वेरी कर रही है हर साल, क्यों यहाँ पर वेरी नहीं कर रही है। तो इन्होंने देखा यहाँ पर स्पीशीज कम थे, यहाँ पर स्पीशीज ज्यादा थे, दैट मीन्स ज्यादा स्पीशीज लेस वेरिएशन देती है प्रोडक्टिविटी में, कम स्पीशीज ज्यादा वेरिएशन देती है प्रोडक्टिविटी में, है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टेबल तभी होती है कम्युनिटी जब वो बहुत ज्यादा वेरिएशन ना शो करे प्रोडक्टिविटी में। ठीक है, दूसरा इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेस। ऐसा नहीं है सूखा पड़ जाए, ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, है ना, तो वो हमेशा के लिए गायब ही हो जाए। अगर ऐसा होने लगा तो हर साल ही फ्लड आ जाता है रेनी सीजन्स के दौरान। कुछ एरियाज आपको केरल में, असम में, बिहार में आपने सुना हुआ है केरल की पूरी खेती खराब हो जाती है, तो फिर तो सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट ही होते रहेंगे स्ट्रेट पर, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, इट शुड बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। इन्वेजन मतलब कब्जा, किसका कब्जा, इन्वेजन मतलब जैसे मान लो प्लैनेट अर्थ पर कोई मतलब जैसे हमारे इंडिया में वो आ गया था ना वाटर हाइसिंथ, वो हमारे इंडिया का नेटिव थोड़ी था, तो हम उसको बोलते हैं एलियन स्पीशीज। दैट वाज नॉट नेटिव ऑफ आवर ओन कंट्री, वो बाहर से आया था, तो बाहर से आने को हम बोलते हैं इन्वेजन। ठीक है, और उसने पूरे हमारे वाटर बॉडी पर कब्जा जमा लिया, इन्वेड कर गया, कब्जा जमा लिया, दैट इज इन्वेजन, है ना। तो एक स्पीशीज स्टेबल तभी होती है जब वो इन्वेड ना, मतलब उसको एलियन स्पीशीज के आने से वो रेजिस्ट कर सके। ठीक है, तब हम एक कम्युनिटी को स्टेबल बोलते हैं, तब हम एक कम्युनिटी को स्टेबल बोलते हैं। ठीक है, तो टिलमैन भाई साहब ने, जिसका भी मैंने आपको बताया, उन्होंने बोला कि ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये किससे लिंक्ड हैं, एक इकोसिस्टम कितना स्टेबल हो सकता है, कितनी उसकी प्रोडक्टिविटी होती है और कितनी उसकी रेजिस्ट करने की पावर है, रेजिस्टेंट टू इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस एंड रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ पहला एस्पेक्ट देखा है। एनसीईआरटी का पैराग्राफ उठाओ, वहां पर लिखा हुआ है कि एक इकोसिस्टम का स्टेबल होना कितना जरूरी है। ठीक है, और स्टेबल हम कब बोलते हैं बच्चों, जब वहां पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज्यादा हो। अगर एक जगह 4000 स्पीशीज हैं और एक जगह सिर्फ 40 हैं, तो अगर 40 वाले में इन्वेजन कोई एलियन स्पीशीज आ गया तो उन सबको एलिमिनेट कर देगा, है ना। और अगर 4000 जगह 4000 जहां पर स्पीशीज है वहां पर कोई एलियन स्पीशीज आ रहा है बच्चों, तो चलो एक दो एलिमिनेट हो भी जाएंगे, 4000 तो बचे रहेंगे, मतलब कुछ ना कुछ 4000 में तो बचे रहेंगे। तो जहां पर स्पीशीज रिचनेस ज्यादा है वहां पर स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है कम्युनिटी की, इकोसिस्टम की, वहां पर एक्सटिंक्ट होने के चांसेस, खत्म होने के चांसेस, एलिमिनेट होने के चांसेस कम है। ठीक है, तो ये पहला हमने देखा कि स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा हम पढ़ेंगे कि क्या प्रोवाइड करता है बच्चों, इकोसिस्टम की हेल्थ। इकोसिस्टम की हेल्थ भी डिसाइड कौन करता है बच्चों, बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो नेक्स्ट इज इकोसिस्टम हेल्थ। जैसा मैं आपको बता रही थी बच्चों, तो इकोसिस्टम हेल्थ में आप पढ़ोगे एनसीईआरटी की कुछ लाइंस हैं कि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी सिर्फ इकोसिस्टम के लिए अच्छी नहीं है, बट सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन रेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यार वो एक डायलॉग आपको याद होगा, आप बहुत छोटे हो गए जब वो मूवी आई होगी आई गेस, या पता नहीं एग्जिस्ट करते होगे कि उस टाइम पे नहीं, आई डोंट नो एक्चुअल ईयर ऑफ दैट मूवी, और शायद बाद में कभी देखी होगी, दैट माई नेम इज़ खान। ठीक है, तो उसमें शाहरुख खान वाइल वॉकिंग, जब वो वॉक कर रहे होते हैं, काजोल से एक डायलॉग बोलता है उस मूवी में, आपने सुना होगा कि वाई यू यूजिंग मोबाइल, वाई यू यूजिंग मोबाइल, तो शी सेड कि वाई यू आर सेइंग सो। ठीक है, तो
उसने फिर बताया कि मोबाइल से बहुत वेरिएशंस निकलते हैं और ऐसा कहा गया है, किसी साइंटिस्ट ने बोला है कि ये जो वाइब्रेशंस हैं, ये जो रेडिएशंस हैं, सॉरी वाइब्रेशंस रेडिएशंस हैं, इनकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि हनी बीज की पॉपुलेशन सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे हनी बीज की पॉपुलेशन ख़त्म होंगी बच्चों, हम उसका सीधा फ़र्क ह्यूमन पॉपुलेशन पे देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम एक लौते ऐसे इंसान, मतलब हम एक लौते अकेले इस प्लैनेट अर्थ पर रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। अब हनी बीज तो हमारी स्पीशीज नहीं है, बट उसके एक्सटिंक्ट होने से हमें कैसे असर पड़ेगा, क्यों ऐसा साइंटिस्ट ने बोला, क्यों इस डायलॉग उस मूवी में दिखाया गया है, क्यों? क्योंकि बच्चों हनी बी इज वन ऑफ द मेजर पॉलिनेटर जो प्लांट्स को पॉलिनेट करते हैं। अगर वो खत्म, पॉलिनेशन खत्म, नए प्लांट की स्पीशीज नहीं आएंगे और पुराने प्लांट से तुम कब तक काम गुजारा चला लोगे? एक टाइम पे वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा और तुम अकेले सर्वाइव कर लोगे। प्लांट नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फूड चेन नहीं खत्म हो जाएगी। फूड चेन स्टार्ट विद द प्रोड्यूसर्स। सांस कहाँ से लोगे? सिलेंडर खरीदोगे, कब तक खरीदोगे, है ना? दैट मीन्स ज्यादा स्पीशीज है, सब देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। हनी बी से प्लांट पॉलिनेट कर रहा था, वो खत्म, प्लांट खत्म, हम सब खत्म हो जाएंगे एक टाइम पर, है ना? दैट मीन्स ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी सिर्फ इकोसिस्टम के लिए बेहतर नहीं है, हमारे लिए भी बेहतर है ना? ये एनसीईआरटी की लाइन है, आप पढ़ना, ठीक है? इसलिए बात लिखी हुई है और एग्जाम्पल वो बहुत अच्छा आप समझ भी सकते हो। तो ज्यादा स्पीशीज होगा, ज्यादा निश होगा, है ना? जैसे अगर हनी बीज है, हनी बीज का अपना एक निश है, निश का मतलब उनका अपना एक रिसोर्स है जो खाते हैं, अपनी जगह पर वो रहते हैं और अपना उनका एक रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? पॉलन वो खाते हैं, पॉलन को कुछ उड़ाते हैं, पॉलिनेट भी कराते हैं। प्लांट्स का एक अपना निश है, प्लांट्स का अपना रिक्वायरमेंट है, प्लांट्स का एक अपना रोल है, प्रोड्यूसर है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना रिसोर्स है, वो लाइट खाते हैं, CO2 लेते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, है ना? हमारा अपना रोल है इस इकोसिस्टम में, हमारा अपना रिक्वायरमेंट है, हमारा अपना रिसोर्स यूटिलाइजेशन है ना? तो ज्यादा स्पीशीज होगा, ज्यादा निश होगा और ज्यादा आपस में इंटरेक्शन होगा और ज्यादा एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस होगा और इकोसिस्टम उतना ही हमारा हेल्दी होगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस भी दी थी। इसको समझाने से पहले इसको समझ लो, फिर मैं आपको एनसीईआरटी की वो पैराग्राफ भी रीड कर दूंगी। तो इन्होंने हाइपोथेसिस एक्सप्लेन किया। इन्होंने बोला यार इकोसिस्टम हेल्दी है या नहीं है, क्या इकोसिस्टम को हेल्थ को एक्सप्लेन करना है तो एक हाइपोथेसिस समझो यार। तुम्हें डायरेक्ट तो समझ में आता नहीं है ना, हमें हर चीज इनडायरेक्ट समझ में आती है, तो पढ़ो इनडायरेक्ट हाइपोथेसिस, ठीक है? दैट हाइपोथेसिस सेड टू बी रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। रिवेट नट बोल्ट, पॉपर मतलब पॉपिंग, दैट मीन्स निकालना, ठीक है? जैसे हम पॉप नहीं करते चीजों को तो चीजें बाहर नहीं आती, ठीक है? जैसे बर्थडे में नहीं आता, वो पॉप करते हैं, सारा चीज़ उड़ता है तो क्या हो रहा है? बाहर आ रही है, तो पॉपिंग मीन्स बाहर आना, ठीक है? तो इन्होंने इस हाइपोथेसिस में क्या किया था? इन्होंने इस हाइपोथेसिस में एक इकोसिस्टम को बोला, दैट इज एयरप्लेन, है ना? अब आप एयरप्लेन में बच्चों जहाँ सामान रखते हो वो कैबिन्स होते हैं, सीट्स होता है ना? तो हर चीज़ को फिक्स किया गया है विद दी बोल्ट्स, नट बोल्ट्स, है ना? और हमारे पंख भी हैं, पंख पे भी नट बोल्ट्स है, उनकी फिटिंग की गई है। तो उन्होंने बोला कि पूरे के पूरे एक एयरप्लेन को इमेजिन करो, दैट इज अ इकोसिस्टम। कोई बात नहीं, अब हम ह्यूमंस थोड़े खुरापाती होते हैं ना, हमें चीज़ों को खराब करना बहुत पसंद है ना? और छोटे बच्चे तो उनको मज़ा आता है, वो इंटेंशनली नहीं करते बट दे एंजॉय डूइंग इट। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर बार एयरप्लेन में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं और 1.5 घंटे की फ्लाइट में कहीं कहीं से नट बोल्ट ढीला करते जा रहे हैं और पकड़ करके नट बोल्ट्स निकाल रहे हैं, उसका पार्ट्स निकाल करके अपने घर ले जा रहे हैं। तो अगर अंदर का सीट के तरफ का तुम पार्ट्स निकाल रहे हो, कैबिन का पार्ट निकाल रहे हो, तो शायद एयरप्लेन को कुछ टाइम तक कोई फर्क ना पड़ेगा। एक दो नट बोल्ट ढीला भी हो गया, पार्ट्स निकाल भी लिए, तुमने सीट का गद्दा निकाल लिया, नोच लिया, कुछ भी कर लिया फॉर एग्जाम्पल, एयरप्लेन को कुछ टाइम तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? बट एक टाइम पर तो फर्क पड़ेगा, है ना? कब पड़ेगा फर्क? मान लो यार तुमने विंग्स के सारे नट बोल्ट निकाल के एक विंग्स ही निकाल लिया, उसके पास एक ही विंग्स रह गया, क्या वो उड़ पाएगा? नहीं उड़ पाएगा, है ना? तो ऐसे ही हमारे इकोसिस्टम में, मतलब एयरप्लेन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे ही तुमने उसका विंग्स निकाल लिया, एयरप्लेन ही डिसबैलेंस हो गया, है ना? उसी तरीके से हमारे इकोसिस्टम में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पीशीज होते हैं जो अगर भले उनका नंबर बहुत ज्यादा ना हो, विंग्स पे जो नट बोल्ट्स लगे हैं
वो कितने ज्यादा लगे होंगे, बहुत कम लगे होंगे एज कंपेयर टू द नट बोल्ट जो एयरप्लेन के अंदर होते हैं, है ना। लेकिन अगर तुम विंग्स का नट बोल्ट लूज कर रहे हो तो उसका सीधा असर हमारे एयरप्लेन पे दिख रहा है। सिमिलरली वो जो स्पीशीज है उनको कीस्टोन स्पीशीज बोलते हैं, जिनका नंबर शायद इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा ना हो बट उनका इंपैक्ट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो देखो यहां पर लिखा हुआ है इकोसिस्टम को एयरप्लेन से कंपेयर किया गया। इकोसिस्टम में जो स्पीशीज हैं, जैसे इकोसिस्टम में एक जगह है वहां पे बहुत सारे स्पीशीज हैं, उसी तरीके से जो एयरप्लेन में रिवेट्स होते हैं, जो नट बोल्ट्स हैं, उनको समझ लो वो स्पीशीज की तरह है। और वो नट बोल्ट्स जो विंग्स पर हैं उनको क्या समझोगे, कीस्टोन स्पीशीज। कीस्टोन स्पीशीज का नंबर भले कम हो बट इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो एक एरिया है बच्चों, इस एरिया में बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। ठीक है, बट एक ही ऐसा प्लांट है जिस पर क्या लगता है बच्चों, फ्रूट लगता है। ये फ्रूट लग गया और उस टाइम पर फ्रूट लगता है जब किसी प्लांट में फ्रूट नहीं लग रहा। तो वहां पर जो फ्रूट ईटिंग बर्ड्स हैं, जो फ्रूट्स को खाते हैं, वो कंप्लीटली किस पे डिपेंडेंट है, इस पेड़ पर, क्योंकि यही पेड़ उस एरिया में उस टाइम पर फल लगा रहा है जो और कोई प्लांट नहीं लगा सकता उस टाइम पर। तो इनके पास खाने का जो चारा है, ऑप्शन है, सिर्फ वो इसी पेड़ से ले सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है उनके लिए, ये उनके लिए कीस्टोन स्पीशीज है। तो आप खुद देख सकते हो कि इस कीस्टोन स्पीशीज का नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, नंबर तो एक ही है बट इसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है, इसका रोल इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर ये हिलडुल गया, एक्सटिंक्ट हो गया, इनको खाने को नहीं मिलेगा, ये भी चले जाएंगे, है ना। तो इकोसिस्टम में स्पीशीज डाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस कितने बढ़िया तरीके से एक एयरप्लेन का एग्जाम्पल लेकर के समझाई गई है ना। तो अगर एयरप्लेन को बचाना है तो हमें नट बोल्ट्स को विंग से लूज नहीं करना है। भले विंग्स कम हो, भले नट बोल्ट्स उस पर कम लगे हो, बट उसका रोल एयरप्लेन में बहुत ज्यादा है ना। जैसे हमारे कीस्टोन स्पीशीज है, देखो मैं आपको एनसीईआरटी रीड करा देती हूं। ऑल्दो वी मे नॉट अंडरस्टैंड कंप्लीटली कि हाउ स्पीशीज रिचनेस contributes to the well-being of an ecosystem। शायद ना हमें कभी समझ में आए कि कैसे हम उनसे रिलेटेड है, उनका एक्सटिंक्ट होना हमें कैसे फायदा या नुकसान पहुंचा सकता है। फायदा तो क्या ही पहुंचाएगा, कैसे नुकसान पहुंचा सकता है, शायद बहुतों को ना समझ में आए। ये ऐसा बोला जाता है, वी नो इनफ टू रियलाइज दैट कि अगर एक रिच बायोडाइवर्सिटी है वो सिर्फ इकोसिस्टम हेल्थ के लिए जरूरी नहीं है बट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमन रेस, जो मैंने नोट्स पॉइंट में आपको समझाया। ठीक है, अब देखो एट टाइम व्हेन वी आर लूजिंग स्पीशीज एट अलार्मिंग पेस, वन माइट आस्क डज इट रियली मैटर टू अस इफ अ फ्यू स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट। क्या हमें सच में फर्क पड़ेगा अगर एक दो स्पीशीज चींटियों के, चिड़ियों के एक्सटिंक्ट हो गए? ठीक है, शायद कुछ टाइम तक तुम्हें पता ना चले, ठीक है, लेकिन कभी ना कभी तो तुम्हें एहसास होगा। देखो आगे क्या लिखा हुआ है, वुड वेस्टर्न घाट्स इकोसिस्टम बी लेस फंक्शनल अगर वहां के फ्रॉग स्पीशीज लॉस्ट हो गए हमेशा के लिए। ठीक है, हाउ इज आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड, या ये समझो इंस्टेड ऑफ 20,000, ठीक है, इंस्टेड ऑफ 20,000 अब सिर्फ 15,000 स्पीशीज चींटियों के रह गए। कैसे आंसर करोगे, क्या हमें फर्क पड़ेगा? 5,000 अगर चींटियां कम भी हो गई या वेस्टर्न घाट से सारे के सारे वो जो ट्री फ्रॉग स्पीशीज थे वो एलिमिनेट भी हो गए, उस पर हमें क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क, ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए इन्होंने बोला कि भैया देखो इन क्वेश्चंस का, ऐसे अजीब क्वेश्चंस का, ठीक है, नेम मतलब ऐसे अजीब क्वेश्चंस का हम डायरेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते। इसको समझाने के लिए हमें कुछ लेना पड़ेगा इनडायरेक्ट आंसर्स। ठीक है, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट आंसर्स देंगे हम एक एनालॉजी से। एनालॉजी का मतलब है किसी चीज से कंपेयर करके, और हमने किससे कंपेयर किया? एक एयरप्लेन से कंपेयर करके एक इकोसिस्टम में एक स्पीशीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है वो एक्सप्लेन किया, है ना। और उस हाइपोथेसिस को बोला गया रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस।
ठीक है, किसने बताया था? पॉल एलरिच ने। ठीक है, कहाँ के थे? देखो लिखा हुआ है स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट। तो इन्होंने बोला कि एक एयरप्लेन में एक इकोसिस्टम को क्या मान लो? एयरप्लेन। तो एयरप्लेन में जितने भी पार्ट्स हैं वो ज्वाइंट टुगेदर होते हैं बाय यूजिंग थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, मतलब नट बोल्ट्स। ठीक है, नट बोल्ट्स को किससे कंपेयर किया गया? स्पीशीज। इफ एवरी पैसेंजर, जो भी ट्रैवल कर रहा है, वो सारे रिवेट को पॉप करने लगे, निकालने लगे, रिवेट्स को, नट बोल्ट्स को निकालने लगे और निकाल के घर ले जाने लगे। ठीक है, नट बोल्ट निकाल रहा है और घर ले जा रहा है, तो नट बोल्ट को हमने स्पीशीज माना था। अब नट बोल्ट को तो अपने घर ले जा रहे हो उसके अपनी जगह से, दैट मीन्स स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रहा है। ठीक है, दैट मीन देखो कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटिंक्ट। इट मे नॉट अफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी। अगर तुमने सीट का नट बोल्ट निकाल भी लिया तो फ्लाइट की सेफ्टी से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, फ्लाइट तो अपनी उड़ती रहेगी। ठीक है, प्रॉपर फंक्शन करती रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर तुमने एक दो स्पीशीज इकोसिस्टम से हटा भी लिए तो भी इकोसिस्टम प्रॉपर्ली फंक्शन करता रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एज मोर एंड मोर रिवेट्स आर रिमूव्ड, जैसे तुम ज्यादा रिवेट, ज्यादा पार्ट रिमूव करते रहोगे, तो प्लेन बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसमें ऐड चीज करूं तो लिखा हुआ है कि विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, कि तुम कहां से रिवेट निकाल रहे हो, दैट मीन्स कौन सी स्पीशीज को एलिमिनेट कर रहे हो। अगर तुम सीट वगैरह का नट बोल्ट्स निकाल रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट अगर तुम नट बोल्ट्स विंग से निकाल रहे हो, किस जगह से निकाल रहे हो, उसका भी, वो भी इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है की स्पीशीज दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस। ठीक है, तो देखो लिखा हुआ है अगर रिवेट्स विंग से लॉस हो जाए तो जो रिवेट्स विंग्स पर थे हमने उसको क्या बोला था? कीस्टोन स्पीशीज। उसका तुम्हें सीधा का सीधा असर किस पर दिखाई देगा? फ्लाइट की सेफ्टी पर, और फ्लाइट तुम्हारी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारे इकोसिस्टम में भी कुछ कीस्टोन स्पीशीज हैं जिनको रिमूव कर दो तो इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो सकता है। तो हमने यहाँ से पढ़ लिया बच्चों कि स्पीशीज डाइवर्सिटी, हाउ इट इज लिंक्ड विद द स्टेबिलिटी एंड हाउ इट इज लिंक्ड विद द इकोसिस्टम हेल्थ, है ना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे हो रही है, क्या रीजंस हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके, सो लेट्स सी द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे बच्चों तो लिखा हुआ है वहां पर कि अभी तक इतने टाइम में कोई नई स्पीशीज स्पेशिएशन से ऐड तो नहीं हुई है। हमारे जो इकोसिस्टम का वेल्थ है, हेल्थ कह लो, वेल्थ कह लो, उसमें कोई ऐड नहीं हुई है, बट बहुत सारी स्पीशीज ऐसी हैं जो अर्थ की ट्रेजरी से लॉस्ट, एक्सटिंक्ट जरूर हुई हैं। ठीक है, तो देयर इज नो डाउट कि कंटिन्यूअस लॉसेस विथ रिस्पेक्ट टू स्पीशीज चल रहे हैं और जो हमारा प्लैनेट का बायोलॉजिकल वेल्थ है वो डिक्रीज कर रहा है रैपिडली। सो दिस इज द लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, कहती ये है कि स्पेशिएशन तो हुआ नहीं है, स्पेशिएशन हुआ नहीं है। ठीक है, नो न्यू स्पीशीज हैज बीन एडेड टू अर्थ की ट्रेजरी, या कह सकते हो वेल्थ, बट एक्सटिंक्ट लॉस जरूर हुई है। तो आखिर वजह क्या है लॉस की, है ना। तो इस वजह को हम पढ़ेंगे तीन कैटेगरी में। एक है नेचुरल एक्सटिंक्शन। देखो धीरे धीरे जब इन्वायरमेंट चेंज होता है तो कुछ स्पीशीज नेचुरली डिसअपियर हो जाती हैं, है ना, और क्योंकि हर कोई अडाप्ट नहीं कर पाता। ठीक है, जो अडाप्ट कर पाता है वो रहता है, और नहीं तो नेचुरली, ये तो नेचुरल चीज है बच्चों, जो पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलती रहती है, बट इसका जो रेट है ना दैट इज वेरी वेरी स्लो। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलती रहती है, बट इसका जो रेट है दैट इज वेरी वेरी स्लो, दैट इज नेचुरल रेट। ऑब्वियसली बच्चों को एक स्पीशीज है वो अब अगर बहुत पुरानी हो गई है तो एक उसका तो टाइम आएगा ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट इज गोइंग टू डाई, इट इज गोइंग टू बी एलिमिनेटेड, है ना, विद द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, है ना। तो दैट इज सेड टू बी नेचुरल एक्सटिंक्शन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो नेचुरल रेट्स पे अपना चल रही है।
दूसरा जो वजह है जब चीजें एक्सटिंक्ट हुई, स्पीशीज लॉस हुआ, जिसका वजह था मास एक्सटिंक्शन। देखो, हम जब आपने इवोल्यूशन पढ़ा होगा तो आपको पता है कुछ टाइम स्केल्स होते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है। तो एक अपना डायनासोर का अपना टाइम था जब वो रहते थे अर्थ पर, डोमिनेट करते थे, है ना। तो इन चीज़ों को देखा गया था विद रिस्पेक्ट टू रॉक, दैट इज सेड टू बी जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ऐसा बोला गया है कि 3 बिलियन साल पहले 5 एपिसोड मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं उन 5 जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, ठीक है। जैसे आप देखो ना, अच्छा पता है क्या कहते हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, हम हैं रिस्पॉन्सिबल, बट ऐसा नहीं है बच्चों कि हमारे आने से पहले एक्सटिंक्शन नहीं हुआ। हमारे आने से पहले एक्सटिंक्शन हो चुका है, कुछ नेचुरल डिजास्टर्स आ गए, कुछ एस्टेरॉइड्स एक टाइम पर बहुत बड़ा मास का टकरा गया, तो हो सकता है वो पूरी की पूरी स्पीशीज को एलिमिनेट कर सके, तो मास एलिमिनेशन हुए हैं, ठीक है। और हमारे आने से पहले भी एक्सटिंक्शन हुए हैं, जैसे डायनासोर, हमने थोड़ी भगाया उसको, वो तो हमारे आने से पहले एक्सटिंक्ट हो गई, है ना। तो नेचुरल हो चुका है, मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, बट ऐसा नहीं है कि हम कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, हम भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जहां पर मैन मेड कंट्रीब्यूशन आ जाता है उसके लिए वर्ड लग जाता है एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मैन मेड। तो हमारी वजह से जो एक्सटिंक्शन हो रहा है, जिसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं, दैट इज सेड टू बी एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन। कैसे रिस्पॉन्सिबल है? देखो, पैसिफिक आइलैंड, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड था, हमें तो कब्जा करने की आदत है क्योंकि पॉपुलेशन का तो कोई जवाब नहीं है, तो उनको रहने के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए घर बनाना पड़ता है ना। तो कोलोनाइजेशन शुरू हुई, पैसिफिक आइलैंड को बसाना शुरू किए। अब पैसिफिक आइलैंड में बहुत सारे नेटिव बर्ड्स थे जो पेड़ों पर रहते थे। अब तुम पेड़ काटोगे बच्चों, उनका नेटिव बर्ड्स, जो बर्ड्स वहां पर रह रही थी, उनका तो घर ही चला गया ना। तो जो हम कॉलोनाइज किए पैसिफिक आइलैंड को, उसकी वजह से कुछ नेटिव बर्ड्स परमानेंटली वहां से एलिमिनेट हो गई, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ? ह्यूमंस के कॉलोनाइजेशन की वजह से हुआ। दूसरा डेटा एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन के लिए कौन बताता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि ये कहता है कि 500 साल, लास्ट 500 ईयर्स में 784 स्पीशीज दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जिसमें से इनवर्टिब्रेट्स का नंबर है 359, वर्टिब्रेट्स का नंबर है 338 और प्लांट्स दे अकाउंट फॉर 87। प्लांट्स को हम बहुत डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। कौन कर एक्सप्लॉइट? वी आर दी वन। सो ये सब किसकी वजह से हो रहा है? एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन से। इतना ही नहीं, देयर आर मोर एग्जाम्पल्स, ठीक है। कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शंस हमारी वजह से हुए हैं, जैसे डोडो। डोडो एक फ्लाइटलेस बर्ड है और लोगों को शिकार करना बहुत पसंद है, उड़ पाती नहीं, मॉरिशस की नेटिव बर्ड थी, हमेशा ही परमानेंटली एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। क्वागा, ये डॉग जैसा दिखता है, फॉक्स जैसा दिखता है, कहाँ का नेटिव था? अफ्रीका, परमानेंटली एक्सटिंक्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का थाइलसिन, जेब्रा जैसा होता है देखने में, हमेशा चला गया परमानेंटली। रशिया में स्टेलर सी काउ, ठीक है, सील जैसे दिखते हैं ये भी अब नहीं दिखाई देते। ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन की वजह से। और 3 सब स्पीशीज है टाइगर के, बाली, जावा एंड कैस्पियन, दे आर ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन द नेचर। ये भी क्या है? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, है ना। तो दे आर द रीसेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटिंक्शन बिकॉज ऑफ द ह्यूमन इंटरफेरेंस। और एनसीईआरटी पढ़ोगे, लिखा हुआ है बच्चों, करंटली इतने सारे स्पीशीज दे आर ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, जिसको डर है कि आने वाले टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। जैसा कहते हैं ना बच्चों कि जिस तरीके से हम अपने नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आगे आने वाले 100 साल में शायद हम भी ना बचे। 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुका है, स्पीशीज गायब हो चुकी है, और जिस तरीके से इंसान, ह्यूमन, दे आर डिस्टर्बिंग द नेचर, द इकोसिस्टम, वी आर लीडिंग टूवर्ड्स 6th मास एक्सटिंक्शन। ऐसा बायोलॉजिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि आगे आने वाले 100 साल में हो सकता है कि 6th मास एक्सटिंक्शन हो जाए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चों किसके? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है तो इसका सीधा असर किस पे देखने को मिलेगा। हमने बोला था डाइवर्सिटी अगर ज्यादा होती है तो प्रोडक्टिविटी में वेरिएशन कम होता है ना। बट अब क्या होने लगेगा? बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हो रही है, स्पीशीज रिचनेस खत्म हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी डिक्री, मतलब वेरिएशन दिखने लगेगा। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, देखो, इंक्रीज्ड वेरिएशन, ठीक है। और आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको जो एक ऑर्गेनिज्म की रिलीजियंस पावर होती है, रेजिलियंस, रेजिस्ट करने की पावर,
टुवर्ड्स इन्वेजन, टुवर्ड्स एनवायरमेंटल स्ट्रेस, वो धीरे धीरे घटने लगेगी। तो बायोडाइवर्सिटी का घटना विल लीड टू दीज मेनी चेंजेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, आपको ये 3 रीजंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों व्हाट आर द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वी आर टॉकिंग अबाउट बायोडाइवर्सिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आखिर बायोडाइवर्सिटी खत्म क्यों हो रही है? ठीक है, हमने खत्म कराया है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सॉर्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, बट वी गोना स्टडी द एक्चुअल रीजंस ऑफ द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी, है ना, द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। 4 रीजन एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, इसको एनसीईआरटी बोलती है एविल क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 रीजन है, इसको बोलते हैं एविल क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट स्टैंड्स फॉर 4, और ये 4 रीजंस की वजह से हमारा बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रहा है, इसलिए इसके आगे वर्ड लगा हुआ है ईविल। क्या लगा हुआ है? ईविल। ठीक है, तो 4 कौन से रीजन है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है बच्चों हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दूसरा, एलियन स्पीशीज या एक्सोटिक स्पीशीज का इनोवेशन होना। ठीक है, तीसरा होता है किसी स्पीशीज को ओवर एक्सप्लॉइट करना, और चौथा होता है को एक्सटिंक्शन। तो एक एक करके आओ बच्चों डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। एनसीईआरटी पढ़ोगे, लिखा हुआ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज। हैबिटेट क्या है बच्चों? एक ऑर्गेनिज्म के रहने की जगह है। अब वाइल्ड एनिमल्स को तुम अपने घर में तो रखते नहीं हो, वो तो रहते जंगल में है, वो तो रहते, उनको आदत है वहीं रहना। हम जंगलों को काट रहे हैं, हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं अपने सुविधा के लिए। ठीक है, कॉलोनाइज करने के लिए, अपार्टमेंट बनाने के लिए। तो क्या होगा? उनका तुम घर उजाड़ोगे तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट ही हट गया ना, और अल्टीमेटली वो खत्म हो जाएंगे, है ना। उसको बोलते हैं हैबिटेट लॉस। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है? एक इतना बड़ा फॉरेस्ट है, ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया था, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया था, बट अब हमने क्या किया है, कहीं कहीं से फॉरेस्ट को काट के कुछ अर्बनाइजेशन शुरू कर दिए। यहाँ पर अर्बनाइजेशन हो गई है। तो हुआ क्या? एक घना जंगल जो पहले बहुत घना हुआ करता था, डेंस हुआ करता था, उसको तो हमने फ्रैक्शंस में बांट दिया ना। अब जो ऑर्गेनिजम्स को डेंस में रहने की आदत है, वो ऐसे टूटे हुए पैचेस में कैसे रह लें, ऐसे फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट में कैसे रह लें? तो उनके लिए भी एक जो हैबिटेट था वो तो उनका बर्बाद हो गया ना, बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन कौन करा रहा है? हम ही तो कराते हैं अपने मतलब के लिए। और एक चीज होती है बच्चों, अगर कोई सॉइल में आपको पता है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, सॉइल इज द हाउस फॉर सो मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो उनका घर है। सॉइल अगर पोल्यूट हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर रहेंगे? नहीं रहेंगे, उनके लिए तो सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं ना। तो पोल्यूशन माइट ऑल्सो लीड टू दी हैबिटेट लॉस। वाटर पोल्यूशन हो गया, वाटर में जो मछलियां रहती हैं वो तो उनका घर है, बट अगर वाटर पोल्यूट हो गया तो मछलियां तो मरने लगेंगी, है ना। तो पोल्यूशन में ऑल्सो लीड टू दी हैबिटेट लॉस। अब हैबिटेट लॉस समझाने के लिए एनसीईआरटी लेती है 2 बेहतरीन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेती है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जो कि एक टाइम पर 14% एरिया लैंड का कवर करता था, हमने जंगलों को काटा अपने मतलब के लिए, और वो रिड्यूस होकर के सिर्फ 6% आ गया है। सेम वी आर डूइंग विथ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के एक पैच को, एक फॉरेस्ट वाले एरिया को कन्वर्ट किया जा रहा है ग्रेजिंग लैंड में, जैसे अपने कैटल्स को ले जाकर के वहां पर वो चरा सके, ग्रेज करा सके, या खेत टाइप बना करके सोयाबीन का कल्टीवेशन करा रहे हैं। पेड़ तो तुमने काट दिए, है ना। तो ये भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि देखो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, जिसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोलते हैं, दे आर बीइंग कट एंड क्लियर्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ सोयाबीन एंड फॉर ग्रेजिंग कैटल्स। हैबिटेट लॉस पोल्यूशन की वजह से भी हो सकता है, वेदर इट इज वाटर और सॉइल पोल्यूशन, ठीक है, ये भी हमने बात कर ली। और बहुत सारे बड़े बड़े एरियाज को छोटे छोटे फ्रेगमेंट में बांटा जा रहा है, क्यों? ह्यूमन के सेटलमेंट के लिए, है ना, जिसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स का, वाइल्ड ऑर्गेनिजम्स का हैबिटेट लॉस हो रहा है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और हमने सारा का सारा एक एक पॉइंट पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखो हमने पोल्यूशन पढ़ लिया, दिस इज सेकेंड बच्चों, ओके। एक बार ये सारा एग्जाम्पल पढ़ लो, फिर मैं आपको एनसीईआरटी के स्क्रीनशॉट्स भी दिखा दूंगी, रीड कर लेंगे तो साथ ही साथ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एलियन स्पीशीज का या एक्सोटिक स्पीशीज का इन्वेजन। ये क्या होते हैं? जो कोई न्यू स्पीशीज जो पहले कभी नहीं था, वो वहां पर दिखाई नहीं देता था, वो वहां का स्पीशीज ही नहीं था, वे न्यू स्पीशीज, न्यू क्यों? क्योंकि उस जगह के लिए न्यू, एंटर्ड
या inhabit या invade into a new area. Such species they are said to be alien species या exotic species, है ना. जैसे नाइल पर्च कहाँ की थी, लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका की, इस वहां पर आई ये एलियन स्पीशीज थी. वहां के जो नेटिव स्पीशीज थे किचलिड, उनको एलिमिनेट कर दिया. ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल है कैरेट ग्रास, जिसको आपने टर्म 1 में पढ़ा होगा, पार्थेनियम, जिसके पॉलन ग्रेन से पॉलन की एलर्जी होती है ना. उसने क्या किया बच्चों, ये तो हमारे वीट के साथ इंपोर्ट होकर के आ गई, ठीक है, एज अ कंटामिनेंट, और यहाँ के जो नेटिव हर्ब्स और श्रब्स है उनको एलिमिनेट कर दिया. ठीक है. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, वाटर हाइसिंथ, जो बहुत खूबसूरत था, अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस था. इसके लीव्स, फ्लावर्स बहुत सुंदर थे. आया बुके की तरह, हमने इसका इस्तेमाल किया और इसने वाटर बॉडी में जाकर के तबाही मचा दी. इसने हमारे यहाँ के जो नेटिव प्लांट्स थे उसको एलिमिनेट कर दिया. लैंटेना एक श्रब होता है अमेरिका के. जब ये इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में तो नेटिव जो स्पीशीज थे दे गॉट एलिमिनेटेड, मतलब एक्सटिंक्ट हो गए. फिर अफ्रीकन कैटफिश बहुत सारे नेटिव फिशेस को एलिमिनेट कर देती है. तो इनके इंट्रोडक्शन से क्या हो रहा है, कुछ स्पीशीज परमानेंटली गायब हो जा रहे हैं. सो दिस इज व्हाट द लॉस ऑफ स्पीशीज मीन्स, दिस इज व्हाट द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मीन्स. तो क्यों हो रहा है, एक नए स्पीशीज जो हमारे यहाँ का रहने वाला नहीं था उसने आया, उसके इंट्रोडक्शन से व्हाट इज हैपनिंग, उसके इंट्रोडक्शन से, क्योंकि उनकी ग्रोथ करने की जो एबिलिटी है, जितने तेजी से तुम उनको उखाड़ नहीं सकते उतने तेजी से ग्रो कर सकते हैं, है ना. तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों इन्वेसिव स्पीशीज के. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों ओवर एक्सप्लॉयटेशन. देखो यार, हम खुद जो ह्यूमंस हैं, अगर हम बात करें, ह्यूमंस नेचर पर डिपेंडेंट है. दे डिपेंडेंट ऑन नेचर. किस पर्पस के लिए, रहने के लिए और खाने के लिए. और हमारी नीड तो बच्चों खुद कभी खत्म ही नहीं. आपके पास अगर मान लो आपने मेहनत करके आपने एक कार लिया, जब आप अच्छे से अच्छा करोगे लाइफ में तो आपके कुछ डिजायर्स भी होंगे, वांट्स भी होंगे, नीड भी होगी, है ना. तो वो धीरे धीरे यू विल ट्राई टू फुलफिल इट. पहले आप घर लोगे, स्टार्ट करोगे 2 BHK से, देन यू वांट फॉर पेंट हाउस. ये नीड कभी नहीं पूरी होती है लाइफ में, कभी नहीं. हमेशा आपको बेहतर करने का होता है, विच इज अ गुड थिंग. ठीक है, अगर आप खुद से बेहतर करना चाहते हो, बट कुछ एक नीड होती है, और नीड कभी कभी ग्रीड बन जाती है जिसका कोई एंड नहीं है. ठीक है. और उसी वजह से ह्यूमंस के साथ भी ऐसा ही है. ह्यूमंस की नेवर एंडिंग नीड है, और वही नीड जब ग्रीड का रूप ले लेती है तो हम ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं चीजों को. और जब हम चीजों को ओवर एक्सप्लॉइट करते हैं, जितनी तेजी से वो रिन्यू नहीं हो रही उतनी तेजी से हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर ले रहे हैं, है ना. तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा इस दुनिया से, है ना, खत्म हो जाएगा इस दुनिया से. यही हुआ डोडो के साथ, स्टीडर सी काऊ के साथ और पैसेंजर पिजन के साथ. इनको हमने ओवर हंट किया है, इनको हमने ओवर एक्सप्लॉइट किया है, बिकॉज ऑफ विच इनका तीनों का नामो निशान जा चुका है. ठीक है. और मरीन फिशेस भी कुछ ऐसी हैं जो फेस कर रही हैं प्रॉब्लम. मरीन फिशेस, इनको भी प्रॉब्लम हो रही है, ये भी एंडेंजर्ड है. एंडेंजर्ड का मतलब है दे आर ऑल्सो ऑन दी वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, दे आर ऑल्सो फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन. ओके. लास्ट है बच्चों को एक्सटिंक्शन. को का मतलब क्या होता है, साथ साथ. जो भी ऑर्गेनिज्म ने साथ साथ रहने की कस्में खा रखी हैं बच्चों, वो साथ साथ मरेंगे भी, है ना. किसने रहने की कस्में खा रखी हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन बताया था. किसका एग्जाम्पल दिया था, फिग को वास्प से प्यार है, वास्प को फिग से प्यार है. क्यों, फिग जो अंजीर का, आपको पता है बच्चों, फिग जो प्लांट होता है उसको अपने पॉलिनेशन के लिए वास्प चाहिए, वास्प को अपने अंडे ले करने के लिए फिग का फ्लावर चाहिए, फिग का इन्फ्लोरेसेंस चाहिए. दोनों को फायदा है. एक मर जाएगा दूसरा ऑटोमेटिकली मरेगा, क्योंकि वो ऑब्लिगेट रिलेशनशिप था, वो एक दूसरे के बिना सरवाइव नहीं कर सकते थे. तो एक जाएगा दूसरा ऑटोमेटिकली चला जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, को एक्सटिंक्शन. तो जितने भी प्लांट पॉलिनेटर के म्यूचुअल रिलेशनशिप के एग्जाम्पल आते हैं वो सारे को एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल बन जाएंगे. क्यों, क्योंकि जो प्लांट पॉलिनेटर का म्यूचुअल रिलेशनशिप था वो कैसा था, ऑब्लिगेट था. अगर प्लांट मर जाएगा तो उसका पॉलिनेटर भी मर जाएगा. ठीक है. इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, को एक्सटिंक्शन. जैसे कोई पैरासाइट होस्ट पे रह रहा है, उसको आदत है उस होस्ट पे रहने की, अगर वो होस्ट ही मर जाएगा तो पैरासाइट कहां से सर्वाइव करेगा. So that is also what, को एक्सटिंक्शन, है ना.
तो ये 4 रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है बच्चों। ओके, तो हमने को एक्सटिंक्शन का प्लांट पॉलिनेटर म्यूचुअल रिलेशनशिप वाला एग्जाम्पल दे लिया, जिसका अगर आपको रिलेट करना है तो आप फिग एंड वास्प वाले एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो कि अगर फिग एलिमिनेट तो वास्प भी एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है बच्चों, मान लो अगर होस्ट स्पीशीज एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, तो इस पे रहने वाला जो पैरासाइट है वो भी क्या होगा, मर जाएगा। ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एलिमिनेशन इट इज सेड टू बी को एक्सटिंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों कि लॉस पढ़ लिया। ठीक है, अब है कि बचाया कैसे जाए, कंजर्व कैसे किया जाए बायोडाइवर्सिटी को। तो कंजर्व क्यों किया जाए इसको एक्सप्लेन करने के लिए एनसीईआरटी 3 रीजंस देती है, एज यू कैन सी ऑन दी बोर्ड। ठीक है, 3 रीजंस एक्सप्लेन करती है कि हाउ वी कैन कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी। सॉरी, देखो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, हाउ एंड व्हाई, है ना। तो सबसे पहले ये बताती है कि आप क्यों कंजर्व करोगे बायोडाइवर्सिटी को, और क्यों करने के लिए वो 3 रीजन देती है। एक है नैरोली यूटिलिटेरियन, एक है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, और एक है एथिकल रीजंस। तो नैरोली यूटिलिटेरियन कि क्यों हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए, क्योंकि हम बायोडाइवर्सिटी से बहुत सारी चीजें एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, चाहे उसको पैसे देकर ही खरीद रहे हो, बट अल्टीमेटली वो उनका सोर्स कौन है, उनका सोर्स तो प्लांट है ना, विच इज कंट्रीब्यूटिंग टू द स्पीशीज डाइवर्सिटी, है ना। इसीलिए क्योंकि वी आर डिराइविंग इकोनॉमिक सर्विसेज वी आर डिराइविंग द डायरेक्ट सर्विसेज, ऐसे यूटिलिटीज वाले को हम क्या बोलते हैं, नैरोली यूटिलिटेरियन। क्या डिराइव कर रहे हैं आपके हिसाब से, हम खा रहे हैं बहुत सारा खाना, ठीक है, बहुत सारा फ्रूट जो खा रहे हो, या हम कुछ चीजों को कंज्यूम करते हैं, दे आर डिराइव फ्रॉम प्लांट्स ओनली। ठीक है, फायरवुड जलाने का जो सामान है, फाइबर्स, चाहे जूट हो गया हो, चाहे कॉटन हो गया हो, चाहे फाइबर्स, वेयर यू आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट्स ओनली। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वुड, फर्नीचर, घर में जो फर्नीचर बन रहे हैं बच्चों, ये भी कहां से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक डायरेक्ट सर्विसेज बोलते हैं इनको। और ड्रग्स मतलब मेडिसिनल। ठीक है, बहुत सारे मेडिसिन है, जैसे आयुर्वेदा, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, ये दिस इज अ हर्बल मेडिसिन, सब किस पे बेस्ड है, प्लांट से ही तो निकाल रहे हैं हम। तो ज्यादा से ज्यादा 25% से ज्यादा ड्रग्स दे आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट स्पीशीज। मलेरिया को क्योर करने के लिए जो बार्क इस्तेमाल किया गया था, बार्क किसका होता है बच्चों, प्लांट का ही तो होता है। ठीक है, और अराउंड 25,000 प्लांट स्पीशीज ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, आयुर्वेदा पूरा का पूरा इसी पे तो बेस्ड है। ठीक है, प्लांट का ही जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं। तो ये सब क्या है बच्चों, ये डायरेक्ट सर्विसेज है जो हम प्लांट से ले रहे हैं। तो इस वजह से हमें प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें अपना फायदा नहीं दिखता ना, हम अपनी बुद्धि कम ही दौड़ाते हैं, है ना। तो यस, दिस इज द रीजन व्हाई शुड बी कंजर्व। दूसरा है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन। ब्रॉड, इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इकोसिस्टम सर्विसेज दे रहा है यार। इकोसिस्टम तुमसे कोई चार्ज नहीं कर रहा, है ना, इसीलिए हमें उसकी वैल्यू नहीं, क्योंकि जो फ्री में चीज मिलती है ना, लोग उसकी वैल्यू कद्र कहाँ करते हैं, जब वही चीज पैसे देने के खर्च करके तुम्हें चीजें मिलेगी ना, तुम्हें इसकी वैल्यू समझ में आएगी। क्योंकि अभी इकोसिस्टम तुम्हें सब कुछ फ्री में प्रोवाइड कर रहा है, वी आर नॉट वैल्यूइंग इट। डू वी वैल्यू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वी आर कंज्यूमिंग? नो। डू वी वैल्यू द अमाउंट ऑफ वाटर वी आर वेस्टिंग? ठीक है, अभी तो चलो कहीं कहीं पे वाटर चार्ज है, पर वो भी बहुत निग्लेजिबल है, बहुत ज्यादा नहीं है। नहीं तो ये तो कुछ मेट्रो सिटीज में ऐसा कर देते हैं, ऐसी बहुत जगह जो कोई चार्ज नहीं है, नल का हम ऑन करके छोड़ देते, पानी को हम वेस्ट कर रहे हैं। ये जो सीनिक ब्यूटी हमें नेचर प्रोवाइड करता है, ये बारिश के जो हम मजे लेते हैं, पहाड़ों पर जो घूमने जाते हैं, स्नो को एंजॉय करते हैं, ये आप यू आर नॉट पेइंग एज सच एनीथिंग टू द नेचर। ये नेचर आपको फ्री फंड में प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हम इसकी कद्र नहीं है ना। ये सांस लेना अगर हमें जब चार्ज देना पड़ जाए ना, याद करो कोविड का जब सेकेंड वेव था, दैट वाज टू डिफिकल्ट व्हेन लोग चार्ज कर रहे थे लाख रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर का, याद करो वो टाइम, है ना। सो इस यूटिलिटेरियन का कहने का मतलब ये है कि नेचर हमें बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिसके लिए हम नेचर को कोई चार्ज नहीं कर रहे, बट स्टिल द नेचर इज प्रोवाइडिंग। सो एटलीस्ट फॉर दैट रीजन वी शुड कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी। व्हाट नेचर इज प्रोवाइडिंग टू यू? ऑक्सीजन,
जिसके लिए आप कुछ नहीं चार्ज कर रहे और बिना ऑक्सीजन के आप कुछ सेकेंड्स ही सर्वाइव कर सकते हो, 1 मिनट तक सर्वाइव नहीं कर सकते। पॉलिनेशन ना हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में नहीं होगी और फ्रूट्स वगैरह नहीं बनेंगे। ठीक है, सब्जियां तुम कहोगे मैम फ्रूट्स तो हम खरीद के लाते हैं, बट वो प्रोसेस जो हो रहा है वो तो एक नेचुरल चीज है ना, जो इकोसिस्टम तुम्हें प्रोवाइड कर रहा है ना। बर्ड्स वगैरह है, बैट्स वगैरह है, दे आर डूइंग पॉलिनेशन, तो ही पॉलन का डिस्पोजल है, तो ही फ्रूट्स और सीड्स बन रहे हैं। ठीक है, एस्थेटिक प्लेजर का मतलब क्या है? जब हम कहीं घूमने जाते हैं, आप तो बोलोगे मैम घूमने जाने के लिए तो हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, घूमने जाने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं ना, वहां पर जाकर आप जो सीनिक ब्यूटी का मजा ले रहे हो। ठीक है, आपके पास गार्डन, आप गार्डन में वॉक कर रहे हो, बादल कितने खूबसूरत, रेनबो जो ये चीज है, मतलब एक जगह को देखकर जो सीनिक ब्यूटी का आप जो मजा लेते हो, दैट प्लेजर इज सेड टू बी एस्थेटिक प्लेजर। दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, सूदिंग टू आवर आइज, ये भी इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो पेड़ लगे होते हैं वो इरोजन कंट्रोल करते हैं, हिमालयन एरियाज में फ्लड को कंट्रोल करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं इकोसिस्टम सर्विस। तो इन वजहों से हमें नहीं बताना चाहिए, मतलब इन वजहों से हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना चाहिए। और जो लास्ट रीजन है बच्चों, एथिकल है। एथिकल में वही मॉरल ड्यूटीज आ जाती है, जैसे आपको मॉरल साइंस पढ़ाया जाता था ना, तो इसमें वही उन्हीं मॉरल वैल्यूज को देख करके बताया गया कि ऐसे बहुत सारे प्लांट, एनिमल और माइक्रो स्पीशीज हैं जो इवॉल्व हुए हैं और इवॉल्व हुए हैं हमारे साथ रहने के लिए। तो कोई ऑर्गेनिज्म यूजलेस नहीं है, हर स्पीशीज की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, भले हमें वो फायदा ना दे रहे हो, बट हमारा कोई कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनको उजाड़ें या खराब करें। हमारा फर्ज बनता है, हमारी एथिकल ड्यूटी है कि हम उनको खराब ना होने दें, उनका लॉस ना होने दें। और इस तरीके के यूटिलिटेरियन को हम बोलते हैं एथिकल यूटिलिटेरियन। ठीक है, तो एथिकल में क्या आ जाता है? मॉरल वैल्यूज टू कंजर्व सच स्पीशीज फ्रॉम विच वी डोंट have any direct benefit। ये लिखती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है कि ऐसे मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं, ठीक है, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जो इवॉल्व हुए हैं हमारे साथ रहने के लिए, एंड दे आर शेयरिंग प्लैनेट विथ अस, और इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू है और इनको इस दुनिया में रहने का पूरा हक है। इसी वजह से हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी मॉरल ड्यूटी है दैट वी शुड सेव सच ऑर्गेनिज्म, सच लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, तो हमने वाई तो देख लिया, अब जरा देखते हैं हाउ टू कंजर्व। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू कंजर्व। हाउ टू कंजर्व में बच्चों दो तरीके का कंजर्वेशन आता है, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू का मतलब होता है बच्चों ऑन साइट कंजर्व करना, मतलब जहां पर एक ऑर्गेनिज्म रहता है वहीं पर कंजर्व कर लो। जैसे शेर को जू में रखने का थोड़ी है, वो तो हम रिसर्च पर्पज से एक दो रख लेते हैं, वैसे शेर, टाइगर, इनका रहने का असली जगह कहाँ है? इनके रहने की असली जगह जंगल है, तो जंगल में ही इसको कंजर्व कर लो। तो ऐसे कंजर्वेशन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? इन सीटू कंजर्वेशन, जहां पर वो रह रहे हैं। जैसे नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क आप जाते हो, वहां पर आपको टाइगर दिखाई देता है, तो टाइगर दे आर बी कंजर्व्ड ओवर देयर। तो ये किस आइडिया पे वर्क करते हैं? ये इस आइडिया पे वर्क करते हैं कि अगर तुम पूरे के पूरे नेशनल पार्क को कंजर्व कर लो, तो उसके अंदर आने वाले सारे ऑर्गेनिज्म, सारे जानवर, सारे जो टाइगर है ऑटोमेटिकली सेव हो जाएंगे अपनी जगह पर रह करके ही। इस कंजर्वेशन को हम बोलते हैं बच्चों इन सीटू, ऑन साइट कंजर्वेशन। और एक होता है एक्स सीटू। एक्स सीटू का मतलब होता है अपनी जगह से बाहर जाकर के, ठीक है, उनको अपनी जगह से बाहर निकाल करके कंजर्व करना, उसको बोलते हैं ऑफ साइट कंजर्वेशन, जिसमें थ्रेटेंड स्पीशीज को उनके अपने हैबिटेट से निकाला जाता है, कहीं और रखा जाता है, उनको स्पेशल केयर की जाती है, जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, जूलॉजिकल पार्क इज द एग्जांपल ऑफ एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, इसका समझाने के लिए मैं सीधा साधा एग्जाम्पल ये देती हूँ। जैसे जब कोविड का टाइम था बच्चों, तो कोविड के टाइम पर लोग क्वारंटीन हो रहे थे। क्वारंटीन का दो वो था केसेस थे, कुछ लोग को अपने घर में ही क्वारंटीन किया जा रहा था,
जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल केसेस नहीं थे, और कुछ लोग हॉस्पिटल में क्वारंटीन थे। तो जो लोग अपने घर में थे, वो तो उनका रहने का घर है ना, अपने घर में ही क्वारंटीन है, तो वो किस टाइप का था, ऑन साइट, है ना। जो अपने घर से दूर क्वारंटीन हो रहे थे, हॉस्पिटल जाकर के हो रहे थे, दैट वाज ऑफ साइट। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन रिलेट, अपने घर ऑन, ठीक है, घर से बाहर ऑफ। ठीक है, तो इन सीटू कंजर्वेशन में बच्चों पर्टिकुलरली दो चीजें आती हैं, एक होता है प्रोटेक्टेड एरियाज, एक क्या आता है बच्चों, प्रोटेक्टेड एरियाज, और एक आता है हॉटस्पॉट। देखो सबसे पहले हम इन सीटू पढ़ेंगे। इन सीटू में हमें दो चीज पढ़नी है, एक पढ़नी है प्रोटेक्टेड एरियाज और एक पढ़ना है हॉटस्पॉट। सबसे पहले पढ़ते हैं हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट क्या होता है, देखो हॉटस्पॉट किस एरिया को बोलते हैं, कोई भी वो एरिया हॉटस्पॉट कहलाने के लिए उसके पास 3 क्राइटेरिया होना चाहिए। सबसे पहला, उसके पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, बहुत ज्यादा। अब बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और वहां पर मान लो स्पीशीज के एक्सटेंट होने का खतरा है, जो स्पीशीज वहां पर रह रहे हैं, दे आर फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन, तो कैसे बचाया जाए। देखो हमें पता है वहां पर बहुत बायोडाइवर्सिटी है, पर हमें यह भी पता है वहां पर खतरा भी है एक्सटिंक्ट होने का, है ना। तो क्या करते हैं, ऐसी जगहों को जहां पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जहां पे कुछ स्पीशीज दे आर फेसिंग थ्रेट टू एक्सटिंक्शन, उनको हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देते हैं। हॉटस्पॉट डिक्लेयर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उनकी प्रॉपर कंजर्वेशन शुरू हो जाएगी इसी नाम पर। ठीक है, तो जहां पे भी स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा है, अगर उनको कंजर्व करना चाहते हो तो उस एरिया को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया जाता है। बट उसकी एक शर्त है, उस वहां पर स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने का थ्रेट ज्यादा होना चाहिए और वहां पर एंडेमिज्म एक्सटिंक्ट प्रेजेंट होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज सिर्फ एक ही जगह पर मिले और कहीं पे ना मिले, ऐसे स्पीशीज को एंडेमिक बोलते हैं और ऐसे फिनोमिना को एंडेमिज्म बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो वेस्टर्न घाट की कोई स्पीशीज है तो वो वेस्टर्न घाट ही मिलनी चाहिए, हिमालयन की कोई स्पीशीज है तो सिर्फ वही मिले और कहीं ना मिले। और जैसे आम है, आम को हम थोड़ी ले लेंगे तो हर जगह मिल सकता है ना। ओके, आम को तो मैंने ऐसी एग्जाम्पल लिया है, बट यस, तो हॉटस्पॉट। इसके बाद अगर मैं शुरुआत की बात करूं बच्चों, तो शुरुआत में इतने हॉटस्पॉट नहीं थे, है ना। जस्ट अ सेकेंड, इनिशियली 25 हॉटस्पॉट थे, बट नाउ इफ यू रीड एनसीईआरटी तो अब हम पढ़ते हैं 34 हॉटस्पॉट। ये 34 हॉटस्पॉट 2% से भी कम एरिया ऑक्यूपाई करते हैं, बट अगर हम इन हॉटस्पॉट को कंजर्व कर लेना तो ऑन गोइंग एक्सटिंक्शन जो चल रहा है हम उसको 30% घटा सकते हैं। इतना इम्पैक्ट है हॉटस्पॉट को बनाने का, डिक्लेयर करने का और उस पर ध्यान रखने का, कंजर्व करने का। आउट ऑफ 34, ये तो ओवरऑल वर्ल्ड का है, आउट ऑफ 34 3 हॉटस्पॉट्स आर प्रेजेंट इन इंडिया। एक ये जो वेस्टर्न घाट वाला रेंज होता है बच्चों, वेस्टर्न घाट वाला, एक कौन सा हो गया, ये मान लो ये वाला हिमालयन वाला जो रेंज है यहाँ पर हो गया एक, दिस इज हिमालयन रेंज वाला हॉटस्पॉट, ये वेस्टर्न घाट वाला हॉटस्पॉट, और यहाँ साइड में जाके इंडो और बर्मा वाला जो रेंज आता है ना, ये वाला, दिस इज तीसरा हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा एंड हिमालयन को हम वन ऑफ द रिचेस्ट हॉटस्पॉट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों 3 हॉटस्पॉट हमारे इंडिया के। और इनिशियली कितने थे बताया ना, इनिशियली 25 हॉटस्पॉट। अभी जो करंट डेटा है वो हम बोलते हैं 34 हॉटस्पॉट ऑल ओवर दी वर्ल्ड पर प्रेजेंट है, जिसमें से 3 हमारे इंडिया में है। ठीक है, हमने कंसेप्ट भी पढ़ लिया हॉटस्पॉट का कि कब एक एरिया को हॉटस्पॉट बोलते हैं, उसके लिए 3 क्राइटेरिया हैं, इंडिया में कितने हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में कितने हैं, शुरू में कितने थे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों, हॉटस्पॉट पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज। प्रोटेक्टेड एरियाज में कौन आता है, प्रोटेक्टेड एरियाज में आते हैं बच्चों, ये देखो प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है एनपी, दैट इज नेशनल पार्क। पूरा लिखवाऊंगी, यहां तो सिर्फ बता रही हूं। और क्या आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और क्या आता है बच्चों, सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड ग्रूव्स। और क्या आता है, बायोस्फीयर रिजर्व। ये 4 आते हैं हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज। ये भी किसका पार्ट है, इन सीटू का ही पार्ट है। तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों ये 4
प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर। नेशनल पार्क अभी इंडिया में बताते हैं 90 है, जिसमें वैल्यू मतलब और नंबर बढ़ा है, बट एनसीईआरटी यही लिखती है, तो यही याद रखना है, ठीक है। तो नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या फर्क होता है बच्चों? जैसे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में है ना, और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं। सबसे पहला नेशनल पार्क तो कॉर्बेट ही है। तो एक नेशनल पार्क में और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में फर्क क्या होता है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस? डिफरेंस ये होता है बच्चों कि नेशनल पार्क में चीज़ें बहुत स्ट्रिक्टली मैनेज की जाती हैं। गवर्नमेंट किसी भी प्रकार का ग्रेजिंग, ठीक है, हैबिटेट मैनिपुलेशन, कल्टीवेशन अलाउ नहीं करती, ठीक है, इसमें बिल्कुल अलाउ नहीं है। जिसमें अलाउ होता है हम उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बोलते हैं। थोड़ा बहुत हार्वेस्टिंग, ठीक है, कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का कलेक्ट करना, कुछ प्राइवेट ओनरशिप वहां पे अलाउ कर देते हैं सेंचुरीज में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। सर्टेन एक्टिविटीज आर अलाउड। सर्टेन एक्टिविटीज में हम क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, टिलिंग ऑफ लैंड, प्राइवेट ओनरशिप। कुछ एक्टिविटीज अलाउड है, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है डिफरेंस। कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, प्राइवेट ओनरशिप, इस तरीके की एक्टिविटी सेंचुरीज में अलाउड होती हैं। और सेंचुरीज में पर्टिकुलरली हम फाउना की बात करते हैं। फाउना मतलब एनिमल, जैसे डाचीगम नेशनल सेंचुरी जो कश्मीर में है, ठीक है, वो हम जनरली फेमस होते हैं एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए। नेशनल पार्क में हम प्लांट और एनिमल्स दोनों के प्रोटेक्शन की बात करते हैं। दूसरा, यहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, गवर्नमेंट द्वारा ही कंट्रोल्ड है सारे के सारे प्रोटेक्टेड एरियाज, ठीक है। जिम कॉर्बेट हमारा सबसे पहला नेशनल पार्क था इंडिया का। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज 448 है नंबर में, जिसका नंबर एड ऑन हुआ होगा, बट आपने यही याद रखना है। और यहाँ पर कुछ एक्टिविटीज अलाउड की जाती हैं जैसे ये, और यहाँ पर फाउना को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। सैक्रेड ग्रुप्स क्या होता है बच्चों? सैक्रेड ग्रुप्स ये कहता है, देखो कुछ इलाकों पर ट्राइब्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ठीक है, कि कुछ सर्टेन ट्रैक, कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर कुछ ऐसे ट्रीज हैं, कुछ वाइल्ड लाइफ है ना, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे ट्राइब्स हैं जो टेक केयर करती हैं, ठीक है। तो उन ट्राइब्स के बारे में देखो नाम लिखा हुआ है कि एक लिखा हुआ है खासी एंड जैंतिया हिल्स जो कि मेघालय में है, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ठीक है, एंड चंदर, बस्तर एंड सरगुजा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो दीज आर दी सैक्रेड एरियाज वेयर ट्राइबल पीपल आर इन्वॉल्व, ठीक है, जहां पर इन जगहों को प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो द लास्ट वन इज बायोस्फीयर रिजर्व। इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व है बच्चों? 14। इसमें क्या करते हैं, एक एरिया को 3 हिस्सों में बांट दिया जाता है। सबसे अंदर वाले हिस्से को बोलते हैं कोर जोन, जहां पर किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। बाहर कौन रहता है बच्चों? बाहर वाला जो जोन है, ट्रांजिशन जोन है, इसमें आपको ह्यूमन सेटलमेंट, ट्राइबल पीपल जनरली वहां पर रह करके इसको मैनेज वगैरह करते हैं, तो यहाँ पर आपको ह्यूमन सेटलमेंट दिखाई दे जाएगी। बीच वाले हिस्से को बफर जोन बोलते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो लोग रिसर्च पर्पस के लिए जाना चाह रहे हैं, एजुकेशन रिलेटेड चीज़ों के लिए जाना चाह रहे हैं, उनको ही जाना अलाउड है, अदरवाइज और किसी को नहीं। और कोर में तो अनडिस्टर्ब जोन है और किसी को भी जाना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 प्रोटेक्टेड एरियाज गवर्नमेंट के द्वारा, ट्राइबल पीपल के द्वारा, दे आर मैनेज्ड एंड दे आर हेल्पिंग टू कंजर्व दी बायोडाइवर्सिटी। सो दिस इज हाउ इन situ कंजर्वेशन हम वर्क करा सकते हैं ना। एक्स situ में क्या आता है बच्चों? एक्स situ में आता है सीड बैंक्स, पॉलन बैंक्स, जीन बैंक, जो कि किसका एग्जाम्पल है? क्रायो प्रिजर्वेशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, क्योंकि आप पॉलन वगैरह को, सीड को आपको एक टेम्परेचर पे कंट्रोल करना पड़ता है, काफी ठंडे टेम्परेचर पे। दैट टाइप ऑफ प्रिजर्वेशन इज सेड टू बी क्रायो प्रिजर्वेशन। और क्या होता है बच्चों? बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क्स, एक्वेरियम, सफारी पार्क्स, ये सारे क्या हो गए? दे आर ऑल एक्स situ। इन जगहों पर भी हम चीजों को कंजर्व करा सकते हैं। उसके बाद एनसीईआरटी लास्ट में लिखती है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना ही सिर्फ हमारा कंट्री का नहीं है, दिस हैज गॉट इंटरनेशनल
मतलब ऐसा नहीं कि हमारी कंट्री इन्वॉल्व है, इंटरनेशनल मतलब और भी कंट्रीज हैं जो इस पे ध्यान देती हैं, इसीलिए कुछ सालों पर मीटिंग कंडक्ट कराई जाती है दैट हाउ कैन वी कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी, हाउ कैन वी रिड्यूस द ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन। तो एक मीटिंग हुई थी, देखो लिखा हुआ है बायोडाइवर्सिटी नोज नो पॉलिटिकल बाउंड्रीज, उसको थोड़ी पता है, and its conservation is therefore a collective responsibility of all countries. The historic convention on biological diversity, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं अर्थ समिट, ये कहाँ हुआ था, रियो दी जेनेरियो में जो ब्राजील में है 1992 में, ठीक है। और सारे नेशंस ने प्लेज लिया था कि दे विल टेक दी एप्रोप्रिएट मेजर्स सो दैट ये अपने डाइवर्सिटी को कंजर्व कर सके और सही ढंग से यूटिलाइज करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा होगा आपने, अगर हम ही सारा रिसोर्स ऐसे इस्तेमाल करेंगे आने वाली जनरेशन को कुछ मिलेगा ही नहीं। तो सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन होना चाहिए रिसोर्सेज का, ठीक है। उसके बाद इन फॉलो अप दी वर्ल्ड समिट सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर 2002 में हुआ, इसी का फॉलो अप लेने के लिए कि भैया कहाँ तक तुम्हारी पहुंची है, क्या क्या तुम अचीव कर पाए हो अपने टारगेट में, ठीक है। ये कहाँ हुआ बच्चों, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, जहां पर 190 कंट्रीज ने प्लेज लिया टू ये अपने कमिटमेंट को अचीव करेंगे बाय 2010, ठीक है। और सिग्निफिकेंट रिडक्शन कराएंगे करंट रेट ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस एट ग्लोबल, रीजनली एंड लोकल लेवल्स पर, ठीक है बच्चों। सो दिस वाज अबाउट द चैप्टर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। हमने कुछ कन्वेंशंस भी देख लिए, अर्थ समिट, वर्ल्ड समिट, इस पे भी पूछा जाता है, ईयर भी आता है। ओके, तो हमने सारे एनसीईआरटी की लाइंस डिस्कस कर ली, हमने कहानी डिस्कस कर ली, कहानी बहुत सारी थी एज यू नो, हमने एग्जाम्पल्स लिए जहाँ पर लगा हमने स्क्रीनशॉट ऐड किया, आपके लिए सारा वो चीज़ किया गया है बच्चों, बस आपको थोड़ा पढ़ना है और अच्छे अच्छे मार्क्स लाने हैं ना। तो एंड करते हैं बच्चों इस सेशन को, बट एंड करेंगे हम एक कोट के साथ, ठीक है, दैट टुडे इज द अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट, है ना। यस बच्चों, अगर आपको अपना कल संवारना है तो उसके लिए आपको अपने आज को मेहनत करनी पड़ेगी यार, अपने आज में, है ना। ऐसा नहीं है कि आप हार्डवर्क नहीं करोगे, आप हंसते हंसते सब कुछ कर जाओगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे यार। हर चीज़ पाने के लिए यू रिक्वायर स्ट्रगल, है ना, यू रिक्वायर हार्डवर्क। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, इजंट इट, इज इट। हर चीज़ इतनी ईजिली मिल जाए नहीं ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना। और वो कहते हैं ना यार, हार्डवर्क लीड्स टू सक्सेस, तो यस, सक्सेस का मज़ा चखना है, ठीक है, सक्सेस का टेस्ट चखना है, तो डेफिनेटली यू नीड टू वर्क हार्ड, है ना, उससे कभी मत भागो, एंड डेफिनेटली आपका कल बहुत अच्छा होगा, है ना। तो मिलते हैं बच्चों जब कभी हमारे राम मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे अच्छे नंबर लाओ अपने टर्म 2 में, एंड यस, टीचर्स की ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। तो बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।